तो मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ओके। जो जो भी अभी बाकी होंगे उनसे कह दीजिए कि ज्वाइन कर लें मीटिंग। मेरा नाम डॉक्टर दानिश अली है। मैं आपका जो टॉपिक है आपके एग्जाम में स्टैटिस्टिक्स वाला पोर्शन में पढ़ाऊंगा। अ, अभी रिसेंटली मैंने पीएचडी कंप्लीट की है डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली से। तो जो जो भी टॉपिक्स होगा आपके स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में वो मैं कंप्लीट करूंगा, वो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। तो सबसे पहला जो टॉपिक है वो डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स आज हम आप लोगों को पढ़ाएंगे। और इससे रिलेटेड जो भी आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन वगैरह पूछे जाते हैं या प्रीवियस ईयर में जो भी आए हैं, और कुछ सैंपल क्वेश्चंस भी मैं आप लोगों को करवाऊंगा। ठीक है। तो मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। एक्चुअली डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट जो ये वर्ड है, ये सबसे पहले यूज़ किया था आर ए फिशर साहब ने। और वो कहाँ पे यूज़ किया था एक्चुअली, उस समय जब आर ए फिशर साहब ने यूज़ किया था इसका वर्ड डिज़ाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का, तो उस समय पूरी दुनिया में जितनी भी इकोनॉमी थी सारी चीज़ें एग्रीकल्चर पे ही डिपेंड करती थी। तो जिनके यहाँ एग्रीकल्चर बढ़िया अच्छा हो जाता था, तो वो कहते थे कि जो कंट्री है वो बड़ी मजबूत है, बहुत अच्छी है, डेवलप्ड है, ऐसा माना जाता था। तो जब सारी इकोनॉमी ज़्यादातर एग्रीकल्चर से रिलेटेड चीज़ों पे ही डिपेंड करती थी, तो उस पे भी रिसर्च होने लगा कि अगर इसी पे अगर हम लोगों को काम करना है तो क्यों ना हम इसी में कुछ ऐसा करें जिससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल मिल सके। और हमें जो है हम उसी जो भी हमारे लिमिटेड रिसोर्स हैं उसमें कुछ टेक्निक वगैरह लगा के, तो हम उसमें टेक्निक लगाएं तो उससे हमें ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट भी हो और हमारे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो और कम मेहनत लगे। तो उसके लिए आर ए फिशर साहब ने एक टेक्निक बताया, एक एक उन्होंने पूरा एक स्टैटिस्टिक्स का एक पूरा ही ब्रांच ही ओपन कर दिया जिसको हम लोग आज
डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के नाम से जानते हैं। अब इसके अंदर हम लोग करते क्या है, अब जैसे इसकी डेफिनेशन में अगर हम आप लोग अगर देखें तो अब जैसे इसका क्या मतलब होता है। अब इसमें क्या है कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट का मतलब क्या हुआ कि डिजाइनिंग एन एक्सपेरिमेंट मीन्स deciding how the observations or measurement should be taken to answer a particular question in a valid, efficient and economical way। अभी जैसे मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर ही करना है, एग्रीकल्चर पे ही अगर हमें फोकस करना है तो उसको हम किस तरीके से उसमें हम अपना क्रॉप ईल्ड वगैरह, क्रॉप वगैरह उसको हम अपना इनपुट वगैरह दे, जो भी हमारा आता है उसको हम अ, कितने अच्छे तरीके से हम अपना प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो अब इसमें लिखा हुआ है कि हमारा जो ऑब्जर्वेशन, जो भी मेजरमेंट है, वो अगर हम किसी भी हमारा हमारे पास कोई एक क्वेश्चन है, हमारा कोई ऑब्जेक्टिव होता है, अगर हम कुछ बनाते हैं, कोई डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो हमारा उसके पीछे एक ऑब्जेक्टिव होता है। अब ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें हमें एक हमें इकोनॉमिकल और एफिशिएंट और वैलिड। अब वैलिड वैलिड मीन्स होता है कि जो उस समय के लिए बिल्कुल सही हो। वैलिड का मतलब होता है जो उस टाइम के लिए बिल्कुल सही हो। जैसे अभी के लिए अगर हमें कुछ भी चाहिए तो वो वैलिड होना चाहिए, जिसे हम लोग कहते हैं ये वैलिड हो। तो वैलिड का मतलब जो प्रेजेंट के टाइम में उसका रिलेवेंस हो, तो उसे हम वैलिड बोलते हैं। एफिशिएंट का मतलब होता है कि हमारा उसमें जैसे जो हमारा जैसे एग्रीकल्चर में ही अगर हम कोई क्रॉप पैदा करना चाहते हैं तो कम से कम क्रॉप जो है हमारा उसमें खराब हो, तो उस पे हमारा फोकस होना चाहिए, तो इफिशिएंट होना चाहिए। और इकोनॉमिकल वे मतलब ज्यादा खर्च नहीं होना चाहिए, मतलब आप कितने सस्ते में, कितने कम पैसे में आप उतने ही प्रोडक्शन कर ले जा रहे हैं। तो इसके लिए जो है हमें डिजाइन एक्सपेरिमेंट जो हम लोग इस तरीके से डिजाइन करते हैं तो उसको हम लोग कहते हैं कि डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। Next one is a well-designed experiment helps the workers to properly partition the variation of data into respective component in order to draw valid conclusion। अब जैसे आप लोग जानते ही होंगे स्टैटिस्टिक्स में हमारे पास बहुत सारे डेटा होते हैं। तो डेटा शुरुआत में हमको रॉ फॉर्म में मिलता है, हम कहीं से भी, चाहे हम प्राइमरी डेटा लें या सेकेंडरी डेटा लें, तो दोनों डेटा हमको रॉ फॉर्म में मिलता है। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, उसको ऑर्गेनाइज करना पड़ता है, उसको डिजाइन डिजाइन करना पड़ता है, जिसकी मदद से हम उसको पार्टीशन कर सके। अलग अलग कैटेगरीज में पार्टीशन करने के बाद एक हम वैलिड जो हमारा रिजल्ट है, वैलिड कंक्लूजन है, वो हम निकाल सकते हैं। वो तभी पॉसिबल होगा जब आप अपने पूरे डेटा को अच्छे से डिजाइन कर सकें। अब इसमें जो तीसरा पॉइंट है वो ये कहना चाहता है, द लॉजिकल कंस्ट्रक्शन ऑफ द एक्सपेरिमेंट इन विच द डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी विद द इन्फ्रेंस इज ड्रॉन मे बी वेल डिफाइंड। अब एक्चुअली क्या है, इसमें ये कहना चाहता है कि आफ्टर ऑब्टेनिंग द डेटा एंड डिजाइन एंड obtain various information, using this information we want to inference some inference about पॉपुलेशन पैरामीटर। एक्चुअली हमारा जो गोल होता है, डेटा जो हम लोग सैंपल सेलेक्ट करते हैं उसका जो गोल होता है वो यही होता है कि पॉपुलेशन के पैरामीटर को इन्फ्रेंस करना, एस्टिमेट करना। जो भी रिजल्ट है, हाइपोथेसिस होगा, इंटरवल एस्टिमेशन होगा, पैरामीटर एस्टिमेशन होगा, तो इन सब सारी चीजों को एस्टिमेशन, एक्चुअली हमारा स्टैट्स में ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हाइपोथेसिस टेस्ट करना, इंटरवल को एस्टिमेट करना, पैरामीटर को एस्टिमेट करना, यही हमारा होता है। वो भी ये भी ध्यान देना है कि हमारा जो सारे स्टैटिस्टिकल मेथड्स हैं वो प्रॉपरली यूज हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और कम से कम वेरिएबिलिटी हो। जैसे जो भी हम एस्टिमेशन करेंगे या टेस्टिंग करेंगे
उनमें हम ये भी देखेंगे कि वेरिएबिलिटी कम से कम होनी चाहिए, तब जाकर के हम माना जाएगा कि हमारा जो रिजल्ट आ रहा है, जो भी हमने ऑब्जर्वेशन लिया है वो वैलिड है, एफिशिएंट है और इकोनॉमिकल वे में है, और जो कंक्लूजन निकला है ऑब्जर्वेशन की वजह से वो एकदम जो है हम बोलेंगे कि हमारा बढ़िया ऑब्जर्वेशन हमने निकाला। अब इसमें एक्सपेरिमेंटल डिजाइन चूंकि ये हमारा एग्रीकल्चर की वजह से ही इसकी वो हुई थी, इसका इनोवेशन हुआ था, आर ए फिशर साहब ने किया था। तो इस सब्जेक्ट मतलब इस टॉपिक में बहुत कुछ ऐसे टर्मिनोलॉजीज हैं जो आपको लगेगा कि जैसे ये एग्रीकल्चरल जो टर्मिनोलॉजी होंगे वो एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये केवल एग्रीकल्चर में ही यूज होता हो। ये आपके मेडिसिन में भी आप यूज कर सकते हैं, इंजीनियरिंग में भी यूज कर सकते हैं और बिजनेस में भी यूज होता है ये। तो अब देखेंगे कि इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, बेसिक डेफिनेशन है, उनको जानना बड़ा जरूरी है। अगर ये सारे टर्मिनोलॉजी अगर आप लोग जान जाएंगे तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट को समझना, उसको पढ़ना आगे चल के लिए आप लोगों के लिए आसान हो जाएगा। ठंडी लग रही है थोड़ी। अब इसमें पहला जो टर्म है वो है एक्सपेरिमेंट। अब एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब है? एक्सपेरिमेंट का मतलब ये है कि हमने हमारा एक वो होगा, हम जो एक्सपेरिमेंट करेंगे, जैसे इसमें डेफिनेशन वगैरह लिखा है कि ए डिवाइस या मींस ऑफ गेटिंग एन आंसर टू द प्रॉब्लम अंडर कंसिडरेशन। जैसे हमारा जो ऑब्जेक्टिव होगा वो किस तरीके से हमको ऑब्जर्वेशन मिलेंगे, तो हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। जो हम एक्ट करते हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं। अब एक्सपेरिमेंट आपका टू पार्ट्स में डिवाइड है, एक एब्सोल्यूट एक्सपेरिमेंट है और एक दूसरा है करेक्ट कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट। और एक और एक्सपेरिमेंट होता है फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट भी होता है, लेकिन वो आगे के चैप्टर्स में मैं आपको पढ़ाऊंगा। एब्सोल्यूट क्या होता है, इसमें हम किसी पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जो है कुछ रिजल्ट पाना चाहते हैं। जैसे किसी एक पर्टिकुलर फर्टिलाइजर की इफेक्टिवनेस को चेक करना अगर हो, तो हम बोलेंगे कि एब्सोल्यूट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। किसी पर्टिकुलर मेडिसिन की इफेक्ट के बारे में अगर हमें जानना हो तो हम क्या करेंगे, उसको हम लोग किसमें इंक्लूड कराएंगे, एब्सोल्यूट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब जैसे इसी में दिया है कि डिजाइन टू कैलकुलेट सर्टेन मेजर्स ऑफ रिलेशनशिप। अब जैसे कोरिलेशन कोफिशिएंट है, कोरिलेशन कोफिशिएंट एक पर्टिकुलर वैल्यू है वो किसके बीच है, बिटवीन टू वेरिएबल्स। बाईवेरिएट वेरिएबल्स जो होता है, बाईवेरिएट वेरिएबल्स में दो वेरिएबल होते हैं। जैसे इसमें क्या दिया है, कोरिलेशन बिटवीन एज एंड हाइट ऑफ ए ग्रुप ऑफ ए पीपल। अब कोरिलेशन बिटवीन एज और हाइट के आपस में कोरिलेशन है कि नहीं, तो इनका जो रिजल्ट है, अगर हमको इसके बारे में अगर हमको रिजल्ट चाहिए, हम इसके बेसिस पे कुछ कंक्लूजन निकालना चाहते हैं, तो इसको हम डिजाइन जिस तरीके से करेंगे उस डिजाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट डिजाइन बोलेंगे। अब इसमें और भी दिया है कि एवरेज मार्क्स ऑफ ए क्लास। अब क्लास का जो एवरेज मार्क्स है, अब इसको अगर हमें फाइंड आउट करना होगा तो अब इसको भी हम डिजाइन करेंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे कि एब्सोल्यूट डिजाइन। जैसे एक पर्टिकुलर अगर हमें इंफॉर्मेशन चाहिए, इसमें कंपैरिजन वगैरह की बात नहीं हो रही है, तो हम उसे बोलेंगे एब्सोल्यूट डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब दूसरा हमारा है कंपैरेटिव डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। इसमें हम लोग क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। जैसे कंपेयर करेंगे दो फर्टिलाइजर का कंपेयर कर सकते हैं, उनके इफेक्ट का, या दो से ज्यादा भी अगर होगा तो उसमें भी हम लोग जो है कंपेयर करेंगे। टू फर्टिलाइजर हो गए, या दो मेडिसिन हो गए, या दो इक्विपमेंट हो गए, बहुत सारी चीजें हैं आपस में कंपेयर करने के लिए। जब कंपेयर करते हैं तो उनमें जो हम डिजाइन करेंगे उसको हम लोग बोले डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। जब यूज करेंगे उसमें, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपैरेटिव डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट।
अब एक्सपेरिमेंट हमारा हो गया, इसमें दो चीजें हो गई, एब्सोल्यूट और कंपैरेटिव। ओके, अब हमारा जो दूसरा पार्ट है वो है ट्रीटमेंट्स। ट्रीटमेंट्स क्या होता है? ट्रीटमेंट वो चीज होती है जो हम एक्सपेरिमेंट, जो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है। अब एक्सपेरिमेंटल यूनिट भी एक टर्म है इसमें। एक्सपेरिमेंटल यूनिट मतलब जैसे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए कि एग्रीकल्चरल फील्ड पे हमको कुछ अप्लाई करना है, तो एग्रीकल्चर जैसे एक पूरा बहुत बड़ा प्लॉट होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, कुछ होमोजेनियस होमोजेनियस ब्लॉक में डिवाइड कर लेंगे। तो जैसे मान लीजिए एक बहुत बड़ा प्लॉट था, तो उसको मैंने 10 होमोजेनियस प्लॉट्स में डिवाइड कर लिया। अब इस 10 होमोजेनियस प्लॉट्स में डिवाइड करने के बाद हमको 10 प्लॉट मिलेगा। तो इन 10 प्लॉट को हम लोग क्या बोलेंगे, एक एक प्लॉट हमारा क्या कहा जाता है इसमें, ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक, 10 होमोजेनियस ब्लॉक। तो ये हमारा जो 10 होमोजेनियस प्लॉट या ब्लॉक जो भी मिला, तो इस पे 10 प्लॉट्स में हम अलग अलग फर्टिलाइजर, या जो है जैसे 2 फर्टिलाइजर ले लेंगे, तो 5-5 प्लॉट पे हम दोनों फर्टिलाइजर को बार रैंडमली या किसी तरीके से डाल के, फिर वो अपना जो भी हमें चीज उसमें जो मतलब बुआई करना है, जुताई करना, उससे जो हमें क्रॉप वगैरह मिलेगा, उसके बेसिस पे हम लोग फर्टिलाइजर की क्वालिटी के बारे में बताएंगे। तो हमारा जो ये प्लॉट है, प्लॉट या ब्लॉक जो भी है, उसमें जो हम यूज करते हैं, जैसे मेडिसिन हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, वेराइटी ऑफ क्रॉप्स भी हो सकता है, या डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन हो सकता है। तो ये सारे हमारे क्या, इनको बोला जाएगा, इनको बोला जाएगा ट्रीटमेंट्स बोला जाएगा। मतलब डिफरेंट ट्रीटमेंट्स पे हमें जो ऑब्जर्वेशन आएगा, जो हमारा ईल्ड आएगी, वो डिफरेंट आएगी। तो इसीलिए मैंने इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, ट्रीटमेंट्स बोला जाता है। जैसे वेरियस ऑब्जेक्ट्स ऑफ कंपैरिजन इन ए कंपैरेटिव एक्सपेरिमेंट आर टर्म एज ट्रीटमेंट्स। एग्जांपल, इन एन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स, डिफरेंट वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स और डिफरेंट मेथड्स ऑफ कल्टीवेशन आर ट्रीटमेंट्स। हाँ, देखिए नेक्स्ट में आ ही गया एक्सपेरिमेंटल यूनिट। एक्सपेरिमेंटल यूनिट की डेफिनेशन क्या है, स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑफ द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू विच वी अप्लाई द वेरिएबल अंडर स्टडी या ट्रीटमेंट्स। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी आ गया इसमें। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल मतलब सपोज कीजिए, आप लोग इमेजिन कीजिए कि आप लोगों के पास एक बहुत बड़ा प्लॉट है, तो जिसपे हमको स्टडी करना है डिफरेंट ट्रीटमेंट्स का। तो एक बहुत बड़ा प्लॉट है, आपने उसको मान लीजिए 50 प्लॉट्स में आप लोगों ने डिवाइड कर दीजिए, इक्वली डिवाइड कर दिया आप लोगों ने, और वो भी होमोजीनियस प्लॉट में। तो अब पहले जब आपके पास पहले जो सबसे बड़ा वाला प्लॉट था, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बोलेंगे, ठीक है। लेकिन जब आप लोगों ने उसमें डिवीजन किया 20 पार्ट्स में, तो एक एक पार्ट जो है, 1 2 3 20 तक, ये सारे डिवीजन, छोटे छोटे जो डिवीजन है, इनको क्या बोलेंगे हम लोग, एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोलेंगे, ठीक है। जैसे इसमें एग्जांपल दिया है, इन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स द प्लॉट और लैंड इज द एक्सपेरिमेंटल यूनिट, एंड इन मेडिकल एक्सपेरिमेंट्स द एक्सपेरिमेंटल यूनिट में बी अ पेशेंट या हॉस्पिटल। अब जैसे अगर हम मेडिकल फील्ड की बात करें, तो मेडिकल फील्ड में हमारा पेशेंट भी एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकता है, या हॉस्पिटल भी हो सकता है, या कभी कभी एक सिंगल हॉस्पिटल एक्सपेरिमेंटल मटेरियल भी हो सकता है, या उस हॉस्पिटल में एक सिंगल पेशेंट एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट हो सकता है। ठीक है, कोरिलेट कर पा रहे हैं? हेलो? यस सर। ओके। अब नेक्स्ट डेफिनेशन है ब्लॉक्स की। अब जैसे देखिए, मैंने ब्लॉक्स आप लोगों को बताया कि ब्लॉक्स भी सेम ही होता है, बट इसमें क्या है कि ग्रुप्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को हम लोग बोलते हैं ब्लॉक्स। और ये कैसे ग्रुप होंगे, ये सारे होमोजेनियस, उसमें जो कंडीशन होगा, मतलब अब जैसे एग्जांपल एनिमल का, एग्रीकल्चर का ही ले लीजिए,
जो प्लॉट होगा उसकी जो सॉइल कंडीशन होगी वो होमोजेनियस होगी। सॉइल की जो कंडीशन होगी वो उसकी जो पैदा कर जो जमीन की जो पैदा करने की जो कैपेसिटी होगी, उस ब्लॉक में जितने भी प्लॉट्स होंगे उनमें सभी जगह बिल्कुल इक्वली मतलब उसका असर दिखेगा। तो ग्रुप ऑफ ग्रुप ऑफ सेम एक्सपेरिमेंटेड यूनिट्स को हम लोग ब्लॉक्स कहते हैं। जैसे डेफिनेशन में मैंने क्या लिखा है, इन एग्रीकल्चरल एक्सपेरिमेंट्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स वी डिवाइड द होल एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस सब ग्रुप्स। अब देखिए एक वर्ड इस पे आप देखिए, फोकस कीजिएगा होमोजेनियस पे। होमोजेनियस पे फोकस कीजिएगा। होमोजेनियस का मतलब यही होता है कि उसमें जितने भी प्लॉट्स होंगे, प्लॉट्स को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को हम लोग प्लॉट्स बोलेंगे, ठीक है, और ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को हम लोग ब्लॉक्स बोलेंगे, ठीक है, और ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स को हम लोग क्या बोलेंगे, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। आप लोग नोट नोट भी करते चलिए। एक्सपेरिमेंटल लिखिए, एक्सपेरिमेंटल यूनिट इज इक्वल टू प्लॉट्स, और ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स इज इक्वल टू ब्लॉक्स, और ग्रुप ऑफ एक्सपेरिमेंटल ब्लॉक्स, ग्रुप ऑफ ब्लॉक्स इज इक्वल टू एक्सपेरिमेंटल मटेरियल। ठीक है। अब इसमें देखिए कि इसमें इन्होंने कहा कि वी डिवाइड द होल एक्सपेरिमेंटल यूनिट इनटू रिलेटिवली होमोजेनियस सब ग्रुप्स। होमोजेनियस सब ग्रुप्स वही जो मैं बता रहा हूं कि उसमें जो वेदर की कंडीशन होगी और जो सॉइल कंडीशन हो, ये सारी कंडीशन सेम हो जब एक कुछ ग्रुप्स में एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में एक तब उनका जो ग्रुप बनता है उनको हम लोग बोलेंगे ब्लॉक्स बोलेंगे। तो होमोजेनियस सब ग्रुप्स और स्ट्रेटा, अगर आप लोगों ने सैम्पलिंग पढ़ी हो स्टैटिस्टिक्स में, सैम्पलिंग टेक्निक, उसमें एक टेक्निक होता है, सैम्पलिंग टेक्निक होता है जिससे बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग टेक्निक। उसमें हम लोग सैंपल को सबसे पहले स्ट्रेटा में डिवाइड करते हैं। तो वो जो स्ट्रेटा होता है वो होमोजेनियस होता है। वही होमोजेनिटी का कंडीशन मतलब कंसेप्ट यहाँ पे लाया गया था। तो दीज स्ट्रेटा विच आर मोर यूनिफॉर्म एमंग देमसेल्व्स देन द फील्ड एज ए होल आर नोन एज ब्लॉक्स। वही जो मैं अभी तक बताते आ रहा हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो डेफिनेशन है वो है यील्ड की। यील्ड का मतलब क्या है कि ऑब्जर्वेशन, मतलब आपने जो भी ट्रीटमेंट, जैसे एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट है उस पे आपने ट्रीटमेंट लगाया, मतलब फर्टिलाइजर वगैरह जो भी लगाया, तो उससे जो हमारा टोटल एक प्लॉट से जो हमारा टोटल यील्ड आया है, यील्ड को हम लोग इंफॉर्मेशन भी बोलेंगे यहाँ पे। जैसे अब ये मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए कुछ आपको ऐसा लग रहा होगा कि मतलब सारी चीजें मतलब एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड, बट ऐसा नहीं है। टर्म तो वही आ रहा है क्योंकि वहीं से इसका जन्म हुआ है। तो अब यील्ड का मतलब हुआ कि मेजरमेंट ऑफ द वेरिएबल अंडर स्टडी ऑन डिफरेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आर टर्म एज यील्ड, ठीक है। अब एक्सपेरिमेंटल एरर क्या होता है, अब देखिए जब हम लोग स्टडी करते हैं, स्टैटिस्टिकल स्टडी करते हैं, तो यहाँ पे दो एरर होते हैं। एक तो होता है कंट्रोलेबल एरर जिसे हम लोग बोलते हैं, कंट्रोलेबल एरर जिसको हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं, और एक होता है नॉन कंट्रोलेबल एरर, या जिसको हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर, जिसको हम लोग कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन जो कंट्रोलेबल एरर होता है जिसको हम लोग एक्सपेरिमेंटल एरर भी कहते हैं, उसको हम, अगर हमारा डिजाइन बढ़िया है, अगर उसमें हम थोड़ा अगर और फोकस होकर के काम करें, तो देखेंगे कि हमारा एरर थोड़ा कम हुआ है, और अल्टीमेटली हमारा जो मतलब ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है कम से कम एरर हो हमारे जो रिजल्ट हो। अब जैसे इसमें क्या लिखा है कि एक्सट्रेनियस और रैंडम, रैंडम मतलब चांस या नॉन असाइनेबल एरर,
random variation in the yield due to inherent variability in the experimental material to which treatment are applied is called an experimental error. अब जैसे जो हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट होता है उसमें एक कुछ पूरा प्लॉट्स एक्सपेरिमेंटल मटेरियल जो होता है उसमें ऑलरेडी वेरिएबिलिटी कुछ होती ही है सारे. अब जैसे कोई बहुत बड़ा प्लॉट है बच्चों, तो वो सारा प्लॉट्स पूरा होमोजेनियस नहीं हो सकता. कहीं कुछ सॉइल के कंडीशन, अगर आप लोग देखोगे, जो आप लोगों के यहाँ अगर देखोगे जो खेत जिसके यहाँ भी होगा, तो सभी जगह एक समान कंडीशन नहीं होती. कहीं कहीं पैदावार बड़ी अच्छी होती है, कहीं कहीं खराब रहती है सेम ही प्लॉट में. तो वो कुछ इनहेरेंट एरर होता है, तो उसको हम लोग दूर नहीं कर सकते, वो रहेगा ही रहेगा. ठीक है. तो अब इसी के बारे में बोल रहा है कि lack of uniformity in the methodology of conducting the experiment and the lack of representativeness of the sample to the population under study are called experimental error. अब जैसे देखिए, एक्सपेरिमेंटल एरर वो होता है जो हमारे द्वारा किया गया. मैंने अभी बताया ना, कंट्रोलेबल एरर और एक्सपेरिमेंटल एरर और द सेम थिंग. लेकिन कुछ एरर होते हैं जो इनहेरेंट होते हैं, जिसको हम लोग रैंडम एरर भी बोलते हैं. ठीक है, 2 एरर होगा बस. यहाँ पे जो मैंने लिखा है इज कॉल्ड एन, जो इनहेरेंट वेरिएबिलिटी इन एक्सपेरिमेंटल मटेरियल टू व्हिच ट्रीटमेंट आर अप्लाइड इज कॉल्ड एन. एक्चुअली यहाँ पे रैंडम एरर रहेगा, वो गलती से टाइप हो गया है. ठीक है. अब दूसरा जो, अब इसमें जो नेक्स्ट कंसेप्ट है प्रिसीजन का. प्रिसीजन एक्चुअली क्या होता है, अगर आप लोग पढ़े हो वेरिएंस, तो इनवर्स वेरिएंस के इनवर्स को हम लोग बोलते हैं प्रिसीजन. मतलब हमारा अगर प्रिसीजन जितना हाई होगा, तो इससे हम लोग ये पता लगा लेंगे कि वेरिएंस जो है उतना ही कम है. जितना वेरिएंस जितना कम होगा, प्रिसीजन उतना हाई होगा. तो रेसिप्रोकल ऑफ द वेरिएंस इज कॉल्ड प्रिसीजन. ओके. ये एक्चुअली एक वो है क्वांटिटी है विच मेजर्ड डिग्री ऑफ variability or degree of precision in the experiment or estimator या something, जो भी है. अब यूनिफॉर्मिटी ट्रायल्स का क्या मतलब है? अब देखिए, ये जो वर्ड है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है. आप लोगों ने एक शब्द सुना होगा, जो है एक टर्म है स्टैटिस्टिक्स में, अनबायस का नाम आप लोगों ने सुना होगा. अनबायस का मतलब होता है कि जैसे अगर जैसे मान लीजिए कोई कोर्ट है, ठीक है, वहां पे केस चल रहा है, दो पक्षों के बीच आपस में केस चल रहा है. तो जैसे मान लीजिए 5 जज बैठे हुए हैं, तो 5 जजों को केस को सुन करके, उनके अपने अपने दलीलों को सुन करके हमको फैसला सुनाना है. तो एक बात बताइए, अगर जज हमारे बायस्ड रहेंगे तो क्या फैसला सही सुनाया जा सकता है? नहीं ना. तो इसके लिए क्या होगा, सभी जजों को क्या होना पड़ेगा, न्यूट्रल रहना पड़ेगा, मतलब अनबायस रहना पड़ेगा. मतलब दोनों को दलीलों को बराबर तरीके से सुना जाएगा, दोनों पक्षों को, और फिर उसके बाद जो है डिसीजन लिया जाएगा. तो ऐसे ही जैसे एग्रीकल्चर में भी, जैसे या अदर फील्ड्स में भी, अगर हमको इंफॉर्मेशन चाहिए, तो वहां पे जो भी हम, जैसे ट्रीटमेंट अगर हम लगा रहे हैं, ट्रीटमेंट उसको दे रहे हैं कुछ, या मैं उसमें ब्लॉकिंग वगैरह कर रहा हूँ एक्सपेरिमेंटल मटेरियल में, तो वो ब्लॉकिंग और ट्रीटमेंट्स और जो भी हम कर रहे हैं उसमें, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट के अंदर जो भी हम करना चाहते हैं, जो भी कर रहे हैं, वो बिल्कुल रैंडम होना चाहिए या यूनिफॉर्म होना चाहिए. मतलब अगर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को जो चीज दे रहे हैं, सेम तरीके से, सेम कंडीशन में, सेम टेम्परेचर पे, उसको भी दूसरे वाले एक्सपेरिमेंटल यूनिट को वही मिलना चाहिए. नहीं तो इससे क्या होगा, हमारे ऑब्जर्वेशन में डिफरेंसेस आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे. लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है. रियल लाइफ में कुछ ना कुछ चेंजेस आ ही जाते हैं. जैसे अभी एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट को मैंने ये दिया, तो कुछ समय बाद टेम्परेचर भी चेंज हो जाता है, प्रेशर भी चेंज हो जाता है अपने आप, और कंडीशन भी, वेदर कंडीशन भी चेंज हो जाता है. तो ट्रीटमेंट हम दे रहे हैं, तो अब उसके द्वारा जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी, वो पहले वाले एक्सपेरिमेंटल यूनिट की जो इंफॉर्मेशन होगी, दोनों में वेरिएशन रहेगा.
तो ये वेरिएशन हमारा आता है, इसी को हम लोग बोलते हैं रैंडम एरर इसको बोलते हैं। ये अपने आप आएगा, इसको हम लोग रोक ही नहीं सकते। लेकिन हाँ, जो जानबूझ के जब हम बायस हो जाएंगे जानबूझ के, जैसे मान लीजिए एक हॉस्पिटल है, वहां पे 2 पेशेंट हैं, तो जैसे किसी ड्रग का अगर हमें इफेक्टिवनेस चेक करना है तो हम क्या करेंगे, सेम पेशेंट को उनकी हाइट वेट मेजर करके एक ग्रुप ऑफ 25 पीपल्स को सेलेक्ट करके हॉस्पिटल से उन पे हम ये मेडिसिन जो है उनको देंगे, फिर उससे हम पता लगाएंगे कि हमारा जो मेडिसिन है वो इफेक्टिव है या नहीं, ठीक है। तो लेकिन अब इसके पीछे कंडीशन ये है कि 25 जो हमारे 25 जो पेशेंट हैं उनका हाइट वेट उस रेंज में आ रहा है कि नहीं। अगर जानबूझ के हमने रेंज से बाहर के पेशेंट को ले लिया तो अब जाहिर सी बात है इसका जो इसको ट्रीटमेंट देने के बाद जो हमारा ऑब्जर्वेशन आएगा वो काफी अलग होगा बाकी के 24 पेशेंट से। तो ये हमारे द्वारा जानबूझ के की जा रही गलती है। तो इसकी अब यहाँ पे मैं बायस, यहाँ पे अनबायस नहीं रहा, यहाँ पे मैं यूनिफॉर्म नहीं रहा। इसलिए तो अगर हमको एक्सपेरिमेंट करना है तो हमको क्या होना पड़ेगा, बिल्कुल अनबायस होना पड़ेगा, यूनिफॉर्म होना पड़ेगा, तब जाकर के हमको रिजल्ट, एक अच्छा रिजल्ट मिलता है, ठीक है। अब देखिए, डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में मैंने आप लोगों को कुछ टर्मिनोलॉजीज बताए जिसमें क्या क्या था। हमारा एक्सपेरिमेंटल मटेरियल था, सबसे पहला हमारा क्या था, एक्सपेरिमेंट था। फिर उसमें 2 चीजें थी, एब्सोल्यूट था, कंपैरेटिव था, और फिर ट्रीटमेंट्स था, एक्सपेरिमेंटल यूनिट था, ब्लॉक्स था, यील्ड था, एक्सपेरिमेंटल एरर था, प्रिसीजन था, यूनिफॉर्मिटी, ट्रायल्स। अच्छा, मैं आप लोगों को यहीं पे बता दूं, एक्सपेरिमेंट एब्सोल्यूट भी आप लोग जान गए, कंपैरेटिव भी आप लोगों को पता चल गया। एक होता है फैक्टोरियल डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, या सिंपली आप बोल सकते हैं फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट। फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट तब हम लगाते हैं जब हमको रिलेशनशिप चाहिए, कंपेयर करना है जो है इंटरैक्शन का। इंटरैक्शन मतलब समझ रहे हैं आप लोग, जैसे अगर दो, जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चरल एक फील्ड है, मैंने 2 फर्टिलाइजर का यूज किया, तो अब इसमें 3 फैक्टर आएगा। एक आएगा दोनों फर्टिलाइजर का अलग अलग आपने इफेक्ट चेक करो, और एक फैक्टर और आता है जिसमें आप दोनों फर्टिलाइजर का साथ में जो इफेक्ट पड़ रहा है एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे, दोनों फर्टिलाइजर का साथ में जो इफेक्ट पड़ रहा है साइमल्टेनियसली इफेक्ट जो पड़ रहा है एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे, तो उनके इफेक्ट को अगर हमको जानना है, मींस ये जो साथ में साइमल्टेनियसली जो है, ये वर्ड साइमल्टेनियसली, इसी को हम लोग इसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में बोलते हैं इंटरैक्शन। इंटरैक्शन जब हमको मतलब इंटरैक्शन की स्टडी करना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, कैसा डिजाइन यूज करते हैं, फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यूज करते हैं, ठीक है। और आप लोगों के जो एग्जाम में फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट से क्वेश्चन आते हैं, बराबर आते हैं। तो फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट आप लोगों को पढ़ाएंगे। पहले सिंपली आप लोग ये पढ़िए, सिंपल जो इसके पीछे जो सारी चीजें हैं, अगर ये सारी चीजें आपको पता चल गई तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। एक मॉडल होता है, उसी को मतलब आप लोग थोड़ा सा चेंजेस करते जाएंगे, डिफरेंट डिफरेंट आपको मॉडल मिलते चले जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आते हैं डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट। अब देखिए, जो हमारा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट होता है उसका, कोई भी एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी मॉडल हो, वो कुछ प्रिंसिपल्स पे काम करते हैं। प्रिंसिपल्स या अजम्पशंस आप लोगों ने सुना होगा, मैथमेटिक्स में भी, आप लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे, है ना? हाँ, हेलो स्टूडेंट्स। यस सर। सभी लोग, मतलब ज्यादातर लोग मैथमेटिक्स के स्टूडेंट होंगे मेरे हिसाब से। सर नहीं पता, आई थिंक स्टैटिस्टिक्स के ज्यादा हैं। अच्छा, स्टैट्स के भी हैं, ठीक है। तो देखिए, स्टैट्स वाले तो जानते ही होंगे जो है, और मैथ्स वाले आप लोग भी, जो भी मैथ्स और स्टैट दोनों वाले भी मैथ्स तो पढ़े ही होंगे ग्रेजुएशन में। मैथ्स में भी और स्टैट्स में भी अजम्पशंस वगैरह होते हैं। जैसे कोई भी मॉडल होता है, कोई भी अगर थ्योरम वगैरह जो भी होता है, उसके लिए सबसे पहले
हम क्या करते हैं कि अजम्पशंस लेते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, उसी प्रिंसिपल्स पे ये काम करते हैं सारे। अगर आपका प्रिंसिपल्स एक भी प्रिंसिपल्स अगर फॉलो नहीं हो रहा है तो समझ लीजिए कुछ उसमें गड़बड़ी है, ठीक है। अब हमारा प्रिंसिपल्स ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स में क्या है, सबसे पहला जो प्रिंसिपल है वो है रेप्लिकेशन। अब रेप्लिकेशन वर्ड से आप लोगों को समझ में आ रहा है कि इसका क्या मतलब है। अब जैसे देखिए मैंने आप लोगों को बताया कि एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है, उसको हमने एक्सपेरिमेंटल यूनिट में डिवाइड किया, ठीक है। तो ढेर सारे हमको एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स मिल गए। तो अब जैसे मान लीजिए आपके आपके पास कितने फर्टिलाइजर ट्रीटमेंट कितने हैं, मान लीजिए 3, ठीक है। और आपके कितने एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को आपके कितने पार्ट्स में डिवाइड किया, मान लीजिए 15 पार्ट्स में। तो आपको कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट मिल गए, 15। तो तीन तीन ट्रीटमेंट्स को और 15 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में अगर आप लोग अप्लाई करोगे तो एक एक ट्रीटमेंट्स कितनी बार रिपीट होगा, 5 बार रिपीट होगा। तो ये जो नंबर ऑफ रिपीटिशन है एक ट्रीटमेंट का, नंबर ऑफ रिपीटिशन इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। नंबर ऑफ ट्रीटमेंट किसका, नंबर ऑफ ट्रीटमेंट ऑफ एन ए ट्रीटमेंट, ठीक है। ट्रीटमेंट का जब रिपीटिशन होगा तो जाहिर सी बात है एक्सपेरिमेंट का भी एक्सपेरिमेंट का भी रेप्लिकेशन होगा। और वो एक्सपेरिमेंटल जो यूनिट्स हैं वो उनकी जो नंबर से वो भी बढ़ते चले जाएंगे, ठीक है। तो रिपीटिशन ऑफ एन एक्सपेरिमेंट और ट्रीटमेंट मोर देन वंस इज कॉल्ड रेप्लिकेशन। अब देखिए ये करता क्या है, बाय रेप्लिकेशन द एक्सपेरिमेंटर ट्राइज टू एवरेज आउट एज फॉर एज पॉसिबल द इफेक्ट ऑफ अनकंट्रोल्ड फैक्टर। अब जैसे इसमें क्या है ना, जब आप बार बार चीजें रिपीट करोगे, जब आप चीजें बार बार रिपीट करोगे तो जो मैंने बताया था जो अनकंट्रोलेबल जो एरर है उसकी वैल्यू मतलब वो कम होगा, वो रिड्यूस होगा। जब आप बार बार रिपीट करोगे किसी भी ट्रीटमेंट को या एक्सपेरिमेंट को तो जो एरर है वो अपने आप धीरे धीरे रिड्यूस होता चला जाएगा, ठीक है, अपने आप होगा। अब दूसरा जो हमारा है रैंडमाइजेशन। अब रैंडमाइजेशन ये शायद आप लोग सभी लोग जानते होंगे व्हाट इज रैंडमाइजेशन। अब जैसे जो हमारे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है उसमें एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को जो हम ट्रीटमेंट देंगे वो ट्रीटमेंट हम लोग प्योर मतलब रैंडम तरीके से देंगे। ऐसा नहीं है कि इस यूनिट को ये वाला ट्रीटमेंट देना है, इस यूनिट को ये वाला, इस पेशेंट को ये दवा देना है, इस पेशेंट को ये दवा देना, ऐसा नहीं। रैंडमली हम मेडिसिन को या ट्रीटमेंट को एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को हम जो है डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, ओके। तो जब रैंडमली तरीके से देंगे, प्योरली रैंडमली, तब जाकर के हम उसे बोलेंगे रैंडमाइजेशन। उससे उससे जो हमारा रिजल्ट आएगा वो बिल्कुल सही आएगा। अब इसका क्या उद्देश्य क्या है रैंडमाइजेशन का, द पर्पज ऑफ रैंडमाइजेशन इज टू assure that source of variation not controlled in the experiment operate randomly so that average effect of any group of unit is zero। अब जैसे इसका मतलब ये है कि जब आप रैंडमाइजेशन करोगे चीजों का तो उसमें जो किसी एक ऐसा जो अनकंट्रोलेबल जो फैक्टर होगा उसका जो इफेक्ट होगा वो एवरेज आउट होकर के क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। जैसे कभी उसकी वैल्यू पॉजिटिव में आएगी, कभी उसकी वैल्यू नेगेटिव में आएगी। तो जब आप बार बार रैंडमाइजेशन, जब इसको आप रैंडमाइज तरीके से करते हो तो उसकी वैल्यू, अब जैसे आप लोगों ने रिग्रेशन वगैरह पढ़ा होगा, उसमें आप लोगों ने देखा होगा जब आप मीन के रिस्पेक्ट में रिग्रेशन इक्वेशन निकालते हैं तो देखते होंगे कि उसमें जो हमारा कांस्टेंट होता है वो उसकी वैल्यू जीरो हो जाती है। वो क्यों जीरो होती है, इसीलिए जीरो होती है, ठीक है, रैंडमाइजेशन की वजह से। अब तीसरा हमारा जो पार्ट है वो है लोकल कंट्रोल। अब जैसे देखिए लोकल कंट्रोल का क्या मतलब हुआ, इसका भी काम होता है एरर को रिड्यूस करना, लेकिन लोकल कंट्रोल कैसे किया जाता है, लोकल कंट्रोल किया जाता है, अभी देखो मैंने आप लोगों को बताया ब्लॉकिंग करके। एक ब्लॉकिंग मतलब क्या हुआ, सिर्फ एक एक डायरेक्शन से मैंने ब्लॉकिंग की, मतलब मान लीजिए मैंने वर्टिकली ब्लॉकिंग में डिवाइड कर दीजिए, होमोजेनियस ग्रुप में बांट दिया। लेकिन जब मैं ब्लॉकिंग करता हूं जो है वर्टिकली भी ब्लॉकिंग करता हूं और फिर हॉरिजॉन्टली भी जब मैं ब्लॉकिंग करता हूं,
या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, जब मैं पूरे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स को ही होमोजेनियस ब्लॉक्स में जो है मैं अगर उसको डिवाइड कर दूं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, लोकल कंट्रोल बोलेंगे। अब ये देखिए यहाँ पे जो वर्ड है कंट्रोल, लोकल कंट्रोल, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि एरर को कितना ज्यादा से ज्यादा आप रिड्यूस कर सकते हैं या कंट्रोल कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम रखा गया लोकल कंट्रोल। ये 3 प्रिंसिपल हैं जो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। रेप्लिकेशन है, रैंडमाइजेशन है, लोकल कंट्रोल। रेप्लिकेशन मींस रिपीटिशन ऑफ द एक्सपेरिमेंट या ट्रीटमेंट, और रैंडमाइजेशन का मतलब है कि आप एक ट्रीटमेंट को कितनी बार, मतलब एक ट्रीटमेंट को आप किसी एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स या पेशेंट को जो जिसे भी अगर आप दे या किसी ऑब्जेक्ट पे आप मतलब अप्लाई करना चाहते हैं तो वो रैंडम तरीके से आप दे रहे हैं या नॉन रैंडम तरीके से दे रहे हैं, तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लोकल कंट्रोल, लोकल कंट्रोल का मतलब डिवाइडिंग द एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या एरिया इनटू होमोजेनियस ग्रुप्स या ब्लॉक्स इज नोन एज लोकल कंट्रोल। ओके, अब देखिए हमारा जो हमने प्रिंसिपल्स पढ़ लिया, ठीक। अब प्रिंसिपल्स के बाद हमारा आता है डिजाइन। अब इसमें 3 तरह के हम लोग डिजाइन पढ़ेंगे। जो पहला डिजाइन है वो स्क्रीन नहीं दिख रही है, हेलो सर, स्क्रीन नहीं दिख रही है, पॉज हो गया स्क्रीन, सब। स्क्रीन नहीं दिख रहा, रुक जाइए। अब दिख रहा है, अब दिख रहा है, हेलो। नहीं सर, हाँ सर, अभी दिख रही है। ओके ओके, सर एक बार लोकल कंट्रोल बता दीजिए। हाँ लोकल कंट्रोल एक्चुअली क्या है ना कि लोकल कंट्रोल अभी तक इसको जो मैं ब्लॉकिंग कर रहा था फील्ड की, फील्ड को जो मैं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में डिवाइड कर रहा था, है ना, या मतलब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या फील्ड जो कुछ भी बोलिए उसको, एक बड़ा जो प्लॉट होगा होगा उसको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल या एक्सपेरिमेंटल एरिया फील्ड कुछ भी बोलिए, तो उसको जब हम एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में डिवाइड करते थे तो अभी तक मैं उसको कोई नाम नहीं दे रहा था, है ना। तो ग्रुप ऑफ, जब हम उसको एक्सपेरिमेंटल मटेरियल्स को जब हम सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में डिवाइड करना होता है, उसके बाद जब हम ब्लॉक ब्लॉक बनाते हैं, मतलब ग्रुप ऑफ होमोजेनियस एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, तो ये जो ब्लॉक बना, तो ये जो मेथड हुआ इसको हम लोग बोलेंगे लोकल कंट्रोल। अब ये लोकल कंट्रोल एक्चुअली वन डायरेक्शन भी हो सकता है, टू डायरेक्शन में, वन डायरेक्शन क्या हुआ, किसी एक डायरेक्शन में, जैसे एक कोई अपना एग्रीकल्चरल फील्ड है, मान लीजिए स्क्वायर फॉर्म में है, तो जब हम ऊपर से ब्लॉकिंग करते हैं, मतलब इतना इतना एक अलग अलग रेक्टेंगल साइज का, हम लोग मान लीजिए 5 रेक्टेंगल साइज का हमने वो बना लिया, मतलब अलग अलग ब्लॉकिंग कर दी, मतलब बांट दिया, और एक ब्लॉक में आपके कितने भी जैसे बराबर बराबर एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स होंगे, तो ये जो अपना टेक्निक है, इसी टेक्निक को कहते हैं लोकल कंट्रोल। अब जैसे मैं अभी तो मैंने कल केवल कॉलम में बांटा है ना, ये इसको बोलेंगे वन डायरेक्शनल। अगर मैं इसी को हॉरिजेंटली भी बांट दूं, हॉरिजेंटली भी डिवाइड कर दूं, जैसे हॉरिजेंटली भी डिवाइड कर दूं और वर्टिकली भी कर दूं, 2 डायरेक्शन से, तो जिसको हम लोग बोलते हैं रो वाइज और कॉलम वाइज, तो इसको भी लोकल कंट्रोल बोलेंगे, ठीक है। वन डायरेक्शन भी हो सकता है, टू डायरेक्शन, दोनों का जो ऑब्जेक्टिव होगा वो होगा रिड्यूसिंग द एक्सपेरिमेंटल एरर। समझ में आया? ओके सर। अब इसमें जो पहला डिजाइन है वो है हमारा कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन, जिसको हम लोग बोलेंगे CRD, मतलब ब्रीफ में हम लोग इसको क्या बोलेंगे, CRD। CRD ये काफी सिंपल डिजाइन है। इसमें आप लोग समझिए मैं क्या कहना चाहता हूं, आप लोग इमेजिन कीजिएगा, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल अगर मैं बोल रहा हूं तो उसका आप लोग तुरंत इमेजिन कीजिए उसका क्या मतलब हुआ। एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है आपके पास, है ना, एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को आप एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में आप डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए आपके पास एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल है पूरा,
और उसको आपने 20 प्लॉट्स में आप लोगों ने डिवाइड कर दिया। तो 20 प्लॉट्स में जब आप डिवाइड करोगे तो आपके पास कितने एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स आ जाएंगे? 20 एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। तो अब जैसे ये इनका कहना ये है कि सीआरडी तब बोला जाएगा जब हम लोग क्या, जो हमारा डिजाइन, जो हमारा प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट है, उसके केवल दो दो प्रिंसिपल यूज करें, रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन। इसका मतलब ये हुआ कि उसमें लोकल कंट्रोल या ब्लॉकिंग वगैरह नहीं यूज करना है, ठीक है। जब एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पे जब हम ब्लॉकिंग नहीं करते हैं तब दो प्रिंसिपल यूज करेंगे, जब उसमें रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन। तो इस डिजाइन को हम लोग क्या बोलेंगे? कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। देखिए ये जो डेफिनेशन बनेगी ये बनेगा केवल प्रिंसिपल के कॉम्बिनेशन से। अगर आपको तीनों प्रिंसिपल याद हैं तो उनके कॉम्बिनेशन से ही ये डिजाइन बन जाएगा अपने आप। जब दो प्रिंसिपल आपके यूज हो रहे हो, रेप्लिकेशन और रैंडमाइजेशन, एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे, तो उसको हम लोग बोलेंगे कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब जब दो ही प्रिंसिपल यूज होगा, जैसे मान लीजिए रेप्लिकेशन यूज हो रहा है और रैंडमाइजेशन यूज हो रहा है। और रेप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? आप लोगों को मैंने बताया था, ट्रीटमेंट्स का रिपीटिशन होना चाहिए। और रैंडमाइजेशन का मतलब क्या होगा कि जो ट्रीटमेंट एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को मिलना चाहिए वो क्या होना चाहिए? टोटली रैंडम होना चाहिए, ठीक है। तो अब इसमें इन्होंने क्या लिखा है कि CRD is the most simplest design based on the principle of replication and randomization only. Okay. अब इसमें जो नेक्स्ट है वो क्या है कि all the treatments are randomly allocated to the experimental units. ठीक, देखिए इसका मतलब ये हुआ ना, इसका मतलब क्या हुआ? रैंडमली एलोकेट हो रहा है एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स को। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये क्या क्या हो गया? ये रैंडमाइजेशन हो गया है ना। अब इसमें जो तीसरा वाला पॉइंट है उसका क्या मतलब है? इट अलाउज एवरी एक्सपेरिमेंटल यूनिट टू हैव एन इक्वल प्रोबेबिलिटी ऑफ रिसीव अ ट्रीटमेंट। हाँ देखिए, रैंडमाइजेशन का एक डेफिनेशन ये होता है कि जब हर एक पेशेंट या एक्सपेरिमेंटल यूनिट को ट्रीटमेंट या मेडिसिन जो भी है मिलने की जो प्रोबेबिलिटी होगी, वो अगर सभी को मिलने की प्रोबेबिलिटी अगर इक्वल हो तो हम बोलेंगे कि ये क्या कैसा है, ये कैसा है, ये रैंडम है। ओके। अगर सबको मिलने का जो चांस है, जो प्रोबेबिलिटी है वो इक्वल हो मतलब कुछ भी हो लेकिन इक्वल हो, तो हम बोलेंगे ये रैंडम है, टोटली रैंडम है, ठीक। अब इसका जो लेआउट होता है, देखिए डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में एक वर्ड होता है लेआउट। लेआउट का मतलब ये होता है कि आपको इसमें टेबल बना के अच्छे से उसमें दिखाना होता है कि ये हमारा ऑब्जर्वेशन है, ये हमारा एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स है और ये हमारा ट्रीटमेंट का रेप्लिकेशन है और उससे हमें ये इंफॉर्मेशन मिल रही है। जैसे इसमें क्या दिया है, इसमें क्या है, इसमें क्या क्या चीज है? एक तो है ट्रीटमेंट्स का रेप्लिकेशन है, तो जाहिर सी बात है यहाँ पे एक से ज्यादा ट्रीटमेंट होगा, है ना, और उनके रेप्लिकेशन भी होंगे। और यहाँ पे और रैंडमाइजेशन भी होगा, ठीक। तो इसका लेआउट देखिए कैसे बना। जैसे लेट अस सपोज दैट वी हैव अ पी ट्रीटमेंट्स, एक से ज्यादा हमारे ट्रीटमेंट्स है और इसमें आगे क्या बोला जा रहा है? ith ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड या 9 टाइम्स। मींस एक ट्रीटमेंट्स, जैसे मान लीजिए ith ट्रीटमेंट, जैसे मान लीजिए दूसरा ट्रीटमेंट कितनी बार रिपीट होगा इसमें, इस डिजाइन में, डिजाइन ऑफ इस एक्सपेरिमेंट में n2 टाइम्स, ठीक है। यहाँ पे टोटल ट्रीटमेंट्स कितने? पी, और बोल रहा है कि ith ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड या 9 टाइम्स। मतलब अगर हम पहला ट्रीटमेंट लें तो पहला ट्रीटमेंट कितनी बार रिपीट होगा? n1 टाइम्स। और अगर दूसरा ट्रीटमेंट ले तो वो कितनी बार? n2 टाइम्स। इसी तरीके से जो हमारा pth जो ट्रीटमेंट है वो कितनी बार रिपीट होगा? वो np टाइम्स। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं यहीं पे आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, अगर सारे ट्रीटमेंट, अगर मैं यहाँ पे ni की जगह केवल n रख दूं तो उसका क्या मतलब होगा? कोई बता सकता है? जो यहाँ, सेम काउंट रिपीट कर रहा है। हाँ, तो इसका मतलब ये होगा कि सारे ट्रीटमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहे हैं? सेम नंबर ऑफ टाइम्स, मतलब n टाइम्स, ठीक है। अब देखिए इसका लेआउट कैसे बनाया गया टेबल में।
ट्रीटमेंट्स पहले एक कॉलम में लिख दिया गया 1 2 डॉट 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 पी, देयर आर पी ट्रीटमेंट्स, और हर ट्रीटमेंट्स का रेप्लिकेशन भी करना है कि नहीं? तो पहले वाले ट्रीटमेंट का देखिए कितनी बार रेप्लिकेशन हुआ है, N1 टाइम्स। दिख रहा होगा आप लोगों को अच्छे से, दिख रहा है ना? देखिए Y11 Y12 डॉट 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 YN1 दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो पहला ट्रीटमेंट कितनी बार रेप्लिकेट हो गया, रिपीट हो गया इसका? N1 टाइम्स, ठीक। और दूसरा वाला कितनी बार रिपीट हो गया? N2 टाइम्स। इसी तरीके से जो हमारा P वाला ट्रीटमेंट है वो कितनी बार रिपीट हो गया? NP टाइम्स। अच्छा, एक कोई बता सकता है टोटल ऑब्जर्वेशन या टोटल एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स कितने हैं इसमें? कैन एनीबडी टेल मी टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स और ऑब्जर्वेशन कितने हैं? देखिए, ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स ये हमेशा इक्वल रहेंगे, ठीक है? कोई बता सकता है? सर ये P into summation I from 1 to N Ni। नहीं, यहाँ पे P स्क्वायर। का मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपको क्या करना है, समेशन जो Ni है ना, जो Ni है इसी का सम कर देना है। और सम कहां से कहां तक करना है? 1 से लेके P तक। 1 to P राइट। तो जो समेशन N है Ni, इसका I 1 से P तक अगर आप समेशन कर दोगे तो ये अपना आ जाएगा टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स, ठीक है? टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, इसकी इंफॉर्मेशन रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसी की बेसिस पे अभी आपको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी पढ़ना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम पता रहेगा तब आप जो कंपैरिजन करते हैं मीन में, एफ स्टैटिस्टिक्स जो स्टैटिस्टिक्स आता है उसमें उसका जो पैरामीटर होता है वो डिग्री ऑफ फ्रीडम ही होता है। तो अगर आपको ऑब्जर्वेशन निकालना आ गया, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, तो आप डिग्री ऑफ फ्रीडम वगैरह आसानी से निकाल सकते हैं, ठीक है? अच्छा, अब यहीं पे अगर Ni की जगह अगर हम N ले लेते तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता वो होता P इंटू N, ठीक है? जो आप कह रही थी, ओके। अच्छा, ये बगल में आप लोग देखिएगा, ये टोटल लिखा हुआ है वाई आई डॉट, ठीक है? मतलब सभी का सम कर दिया तो वाई आई डॉट से Y1 डॉट, Y2 डॉट, YP डॉट। अच्छा, ये इसका मतलब हुआ टोटल। देखिए, जो जो मैंने टर्म लिखे हैं इसी तरीके से मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, ठीक है? जब मैं ऐसे लिखूं Y1 डॉट तो आप लोग तुरंत समझ जाइएगा। जैसे अभी मैं, जैसे इसमें काफी बड़े बड़े एक्सप्रेशंस होंगे। सर स्क्रीन नहीं दिख रहा। फिर से चला गया। सर आई थिंक उनके नेट में दिक्कत है, नेटवर्क वगैरह में। बाकी सबको तो प्रॉपर दिख रही है। अब दिख रहा है? हाँ सर, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है। ठीक है। अच्छा, अब इसमें एक चीज देखिए, जो टोटल लिखा हुआ है, रेप्लिकेशन तो आप लोगों ने देख लिया। टोटल जो लिखा हुआ है वाई आई डॉट, Y1 डॉट, Y2 डॉट, YP डॉट, ये जो हमारा टर्म है, जो इसको आप लोग ना अच्छे से नोटिस करते जाइएगा। जब हम आगे चल के एक्सप्रेशन जो होंगे हमारे लेंदी लेंदी, तो उसमें मैं इसी तरीके से लिखूंगा तो आप लोग तुरंत देख के समझ जाइएगा कि ये टोटल है। अब जो ये टोटल है, अगर इसी के ऊपर अगर हम बार लिख देते हैं ना तो वो हमारा क्या हो जाता है, एवरेज हो जाता है, ठीक है? वाई आई बार अगर हम लिख देते हैं तो हमारा वाई बार हो जाता है, मतलब एवरेज हो जाता है। जिसे एक ट्रीटमेंट का जो एवरेज वैल्यू जो आई है उसकी वैल्यू हो जाती है। हालांकि वो मैंने नहीं लिखा, वो बाद में मैं बता दूंगा। अब जैसे देखिए, CRD का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो कैसे किया जाता है। अब देखिए, इसका जो, अगर आप लोगों ने एनोवा एनालिसिस ऑफ वेरिएंस पढ़ा होगा अगर, तो CRD का जो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस होता है वो बिल्कुल वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस की तरह ही होता है, बिल्कुल सिमिलर होता है। जैसे सर आप ये लोग इसी में देख लीजिए। एनोवा भी समझा दीजिए शॉर्ट में। किसे? एनोवा एनोवा। अच्छा, एनोवा। देखो, एनोवा का मतलब होता है ना कि
एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब ये हुआ, वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। एनोवा का मतलब समझ लीजिए पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस। पार्टीशनिंग ऑफ वेरिएंस इज कॉल्ड एनोवा, ठीक है। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का मतलब हुआ कि एक तो हमारे पास टोटल वेरिएशन होगा, ठीक है, और एक उसी वेरिएंस को हम लोग डिवाइड करेंगे या वेरिएंस को पार्टीशन करेंगे वेरिएंस का, उसमें देखेंगे कितने फैक्टर की वजह से कितने, जैसे एक मान लीजिए हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है, जैसे मान लीजिए यही हमारा रिग्रेशन इक्वेशन है, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस अपसाइलन आई जे, ठीक है। तो एक ये इसको जो हमारा वाई होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्टडी वेरिएबल, इसे बोलते हैं या रिस्पॉन्स वेरिएबल बोलते हैं। तो ये रिस्पॉन्स किस किस वजह से आ रहा है, एक तो एक फैक्टर ये है अल्फा है, और जो म्यू है इसे हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं, और ये हमारा एरर पार्ट होता है। तो इसमें केवल एक फैक्टर काम कर रहा है। तो जब एक फैक्टर की वजह से हमारा रिस्पॉन्स आता है, ठीक है, तो उसमें जो वेरिएबिलिटी होगी, एक तो वेरिएबल होगा इस फैक्टर की वजह से, ठीक, समझ पा रहे हैं आप लोग। ये जो रिस्पॉन्स दिख रहा है इसका जो ये इसकी वैल्यू है, लेकिन जो वेरिएशन आएगा, एक तो वेरिएशन आएगा इसकी, इसका जब वाई आई जे का जब आप लोग वेरिएंस निकालेंगे तो आपको मिलेगा टोटल वेरिएंस मिलेगा, ठीक है। लेकिन जब आप इनमें आप इस वेरिएंस को जब आप पार्टीशन करोगे तो आपको दो वेरिएंस मिलेंगे, एक अल्फा जे अल्फा आई जो ये वाला पार्ट है इस फैक्टर की वजह से मिलेगा, और एक एरर वाले फैक्टर की वजह से मिलेगा। देखिए मैंने आपको बताया था कि जो एरर वाला पार्ट है वो इनहेरेंट है, इसको निकालना मतलब इसको दूर करना बड़ा मुश्किल है। हाँ, थोड़ा बहुत रिड्यूस कर सकते हैं डिफरेंट टेक्निक लगा के, लेकिन ये कुछ ना कुछ तो हमेशा रहेगा, ठीक है। रैंडम है तो एरर भी रहेगा। और ये अपना जो फैक्टर है ये क्यों आया, इसकी वजह से वेरिएंस क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने ट्रीटमेंट भी इस्तेमाल किया, मतलब हमने ट्रीटमेंट लगाया, उसकी वजह से वेरिएशन आया। तो एक तो वेरिएंस हमारा ट्रीटमेंट की वजह से आया इसमें, ठीक है, एक वेरिएंस हमारा एरर की वजह से। तो दोनों वेरिएंस जब मिलाएंगे तो हमको क्या देगा, यही वेरिएंस देगा जो हमारा टोटल वेरिएंस है। तो एक्चुअली एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में हम लोग करते क्या है, वेरिएंस को मतलब अलग अलग फैक्टर की वजह से जो भी वेरिएबिलिटी आ रही है उसको उसमें बांटना, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और इसमें भी वन वे और टू वे होता है। वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, वन वे तब होगा जब किसी एक फैक्टर की वजह से एक पर्टिकुलर देखो जो एरर वाला पार्ट है उसको हम लोग फैक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक है, एरर हमेशा ही रहेगा, उसको हम लोग फैक्टर नहीं बोलेंगे, ठीक। तो एक फैक्टर की वजह से जब हमारा वेरिएबिलिटी बंट रही हो, डिस्ट्रीब्यूट हो रही हो, तो उसे हम बोलेंगे वन वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और जब हमारा दो फैक्टर इन्वॉल्व हो, दो फैक्टर जब इन्वॉल्व होता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, तब जब हम टोटल वेरिएंस को मतलब पार्टीशन करते हैं टोटल वेरिएंस का, तो तीन पार्ट में बंटता है, एक तो एक फैक्टर की वजह से, दूसरा दूसरे फैक्टर की वजह से, और तीसरा एरर वाला। तो इसलिए उसको हम लोग बोलते हैं टू वे एनालिसिस ऑफ वेरिएंस। और देखो एनोवा का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। आप लोगों ने बहुत सारे टेस्ट पढ़ा होगा, टी टेस्ट पढ़ा होगा, जेड टेस्ट पढ़ा होगा, है ना, आप लोगों ने पढ़ा होगा, स्टैट्स वाले बच्चे पढ़े होंगे। जेड टेस्ट क्यों यूज करते हैं, जब हमें पॉपुलेशन किसी एक पर्टिकुलर पॉपुलेशन मीन का जब हमें चेक करना हो, टेस्ट करना हो, तो हम लोग जेड टेस्ट यूज करते हैं। और टू सैंपल जेड टेस्ट भी यूज किया जाता है जब हमको पॉपुलेशन स्टैंडर्ड डेविएशन पता हो, अगर ना पता हो तो वही चीज हमारा टी टेस्ट में चला जाता है। तो ये जो टेस्ट होता है ये टेस्ट किया जाता है पॉपुलेशन मीन का और पॉपुलेशन वेरिएंस का, ठीक है। तो लेकिन इसमें देखिए केवल जब आपके पास एक सैंपल होगा तो आप जो है जेड टेस्ट लगाओगे या टी टेस्ट लगाओगे, मतलब एक सैंपल होगा तो एक मीन होगा। तो इसका मतलब ये हुआ जब आपको एक मीन का टेस्ट करना हो, दो मीन का टेस्ट करना हो, तब आप जेड और टी टेस्ट लगा के आप चेक कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं। लेकिन जब दो से ज्यादा मीन हो, मतलब मोर देन वन मीन हो, मोर देन टू मीन्स अगर आपके पास हो,
तब हम टी टेस्ट और जेड टेस्ट नहीं लगा सकते। तब हमको क्या करना पड़ेगा, तब हमको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का सहारा लेना पड़ेगा। समझ रहे हैं? एनालिसिस ऑफ वेरिएंस का ये एक टेस्ट है, वो भी किसकी मेथड से, वेरिएंस को पार्टीशन करने के बाद आपको जो वेरिएंस मिलेगा उसका आप इस्तेमाल करेंगे टेस्ट में। तो जब आप मोर देन 2 मीन्स को आप कंपेयर करना चाहते हैं, टेस्ट करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको एनालिसिस ऑफ वेरिएंस यूज करना पड़ेगा। एनालिसिस ऑफ वेरिएंस में दो चीजें आती हैं, एक डिग्री ऑफ फ्रीडम आता है और एक आता है वेरिएंस आता है। जब डिग्री ऑफ फ्रीडम वेरिएंस अगर आप लोगों ने निकाल लिया, तब आपको एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू बड़े आराम से मिल जाएगी। जब एफ स्टैटिस्टिक्स की कैलकुलेटेड वैल्यू मिल जाएगी, तो फिर उसको आप पी वैल्यू से या टेबुलेटेड वैल्यू से बड़ी आसानी से आप बता दोगे कि हमारा जो हाइपोथेसिस है वो एक्सेप्ट होगा या नहीं एक्सेप्ट होगा ऑन द बेसिस ऑफ एफ वैल्यू। ठीक है, तो इसका मतलब एनोवा का मतलब बस यही हुआ। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने सीआरटी पे, कंप्लीटली रैंडमाइज्ड डिजाइन। अब देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है कि लेट अस सपोज दैट वी हैव अ पी ट्रीटमेंट्स एंड आई ट्रीटमेंट इज रेप्लिकेटेड एन आई टाइम्स। ठीक, और हमारे कितने ट्रीटमेंट्स है, वो 1 से पी मतलब पी ट्रीटमेंट्स है। तो अब इसका मॉडल कंप्लीटली रैंडमाइज का मॉडल कैसे दिया गया, देखिए कैसे लिखा जा सकता है। वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे। अब देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा, आप लोग थोड़ा सा इमेजिन कीजिएगा, आपका एक्सपेरिमेंटल मटेरियल को मैंने डिवाइड कर दिया एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में। ठीक, तो एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स टोटल नंबर ऑफ, अच्छा अब आप लोग बताएंगे प्लीज, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स यहाँ पे कितने हैं, समेशन एन आई। ठीक, समेशन एन आई हमारे क्या है, टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। ठीक, और हमारे जो पी ट्रीटमेंट्स हैं इनको मैंने इन्हीं एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स पे मैंने अप्लाई किया है, वो भी रैंडमली, है कि नहीं। और एक एक ट्रीटमेंट्स कितनी बार रिपीट हो रहा है, ये पहला वाला n1 टाइम, दूसरा वाला n2 टाइम्स, ऐसे ऐसे np टाइम्स। ठीक, अभी बाद में मैं इसमें जो है आप लोगों को बताऊंगा, एक होमवर्क टाइप सा दूंगा। जैसे जब n इज इक्वल टू एन आई इज इक्वल टू n हो जाए, सभी एन आईज n के इक्वल हो जाए, तब हमारा ये फार्मूला क्या बन जाएगा, वो मैं आपको होमवर्क दूंगा। ठीक, तो अब यहाँ पे जो भी दिया है, वाई आई जे इज इक्वल टू म्यू प्लस अल्फा आई प्लस एप्सिलॉन आई जे, इसमें आई क्या है, 1 2 डॉट 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 पी, मतलब पी ट्रीटमेंट। आई जो सब्सक्रिप्ट है वो ट्रीटमेंट को डिनोट कर रहा है, और जो टी जो हमारा सब्सक्रिप्ट है वो नंबर ऑफ रेप्लिकेशन को मतलब शो डिनोट कर रहा है, वो भी आयत। ठीक है, तो अब इसमें एक एक हम टर्म को लेंगे। वाई आई जे क्या है, वाई आई जे देखिए ये याद रहना बहुत जरूरी है। जब ये याद रहेगा तो जो एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो आप बड़ी ही आसानी से, मतलब करीब क्वेश्चन देखते ही तुरंत आपको 5-6 सेकंड में आपको पता चल जाएगा कि इसका आंसर क्या होगा। वाई आई जे इज द जेथ ऑब्जर्वेशन ऑफ आयथ ट्रीटमेंट। वाई आई जे किसकी वैल्यू है, किसका ऑब्जर्वेशन, कौन सा ऑब्जर्वेशन है, जेथ ऑब्जर्वेशन ऑफ आयथ ट्रीटमेंट। आयथ ट्रीटमेंट लगाने के बाद जेथ एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे आयथ ट्रीटमेंट किस पे लगाया गया, जेथ एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे। तो जेथ एक्सपेरिमेंटल यूनिट पे जब आयथ ट्रीटमेंट लगाया गया तो उसको, उसमें आप लोग मेजर करेंगे। तो जो मेजर करेंगे कुछ आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी, वो जो इन्फॉर्मेशन आ रही है उसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, वाई आई जे। ठीक, अब देखिए इसमें क्या है, म्यू क्या है, म्यू इज कॉल्ड जनरल मीन इफेक्ट। अब देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, ये क्यों आ रहा है। मैंने आपको बताया था प्रिंसिपल, जो मैंने स्टार्टिंग में डिजाइन मैंने बताई थी, कुछ टर्म बताए थे कि एक एक्सपेरिमेंटल मटेरियल पूरा होमोजेनियस नहीं होगा। ठीक है ना, उसमें कहीं ना कहीं हर एक एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स में कहीं ना कहीं कुछ वेरिएबिलिटी होगी, टोटल होमोजेनियस नहीं होगा। तो इसलिए हम ये मान के चलते हैं कि कुछ ना कुछ फर्क अपने से रहेगा, तो उसको एक जो टोटल उसका जो इफेक्ट आएगा मॉडल पे,
एक्सपेरिमेंट या मॉडल कुछ भी कहिए, एक्सपेरिमेंट कहिए या मॉडल कहिए, दोनों सेम चीज। जो भी इफेक्ट आएगा उसको हम लोग एक वैल्यू दे देते हैं, एक अपने तरफ से मान लेते हैं कि इसका इतना एवरेज इफेक्ट पड़ेगा इस मॉडल पे, तो हम लोग उसको म्यू जो है यहाँ पे, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, जनरल मीन इफेक्ट। ठीक है, जनरल मीन इफेक्ट। और इसकी वैल्यू ना, इसकी वैल्यू अगर इसी को आप, इस मॉडल को अगर आप मीन से रिप्लेस करेंगे तो ये म्यू अपने आप गायब हो जाएगा। ठीक है, मतलब ये मैं देख रहा हूं कि इसमें रैंडमाइजेशन भी यूज हो रहा है, तो जब आप मीन का इस्तेमाल करेंगे तो अपने आप म्यू 0 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए हमारा अल्फा आई क्या है। अल्फा आई इज द इफेक्ट ऑफ ith ट्रीटमेंट, मींस जो हमारा ith ट्रीटमेंट है, अल्फा आई उसी के इफेक्ट को दिखा रहा है, मतलब रिस्पांस में कितना ith ट्रीटमेंट का कितना इफेक्ट पड़ा, उसका कितना इफेक्ट पड़ा, उसकी वजह से उसके ऑब्जर्वेशन में क्या चेंजेस आएगा, वही चेंजेस दिख रहा है, अल्फा आई उसी को मेजर कर रहा है। ठीक, और एप्सिलॉन आई इज द एरर। ठीक, अब इसमें क्या है, एन मान लीजिए, सपोज कीजिए एन इज इक्वल टू समेशन एन आई। समेशन एन आई मीन्स टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन या टोटल नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंटल यूनिट्स। अब देखिए मैंने बताया था कि कोई भी मॉडल होगा या एक्सपेरिमेंट जब होगा तो उसमें डिजाइन, मतलब उसमें प्रिंसिपल्स काम करेंगे। जब कोई मैथमेटिकल मॉडल होगा तो उसमें क्या काम करता है, एजम्पशंस काम करता है। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें हम कुछ एजम्पशंस मानेंगे। तो इसमें सबसे पहला जो एजम्पशन है वो हम लोग क्या यूज करेंगे, जो हमारा सबसे पहला एजम्पशन है वो है, हम ये मान के चलेंगे कि टोटल इफेक्ट्स ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट्स, ठीक है, टोटल इफेक्ट्स ऑफ ऑल द ट्रीटमेंट इज इक्वल टू 0। जैसे समझ पा रहे हो मैं ये क्या कहना चाह रहा हूं? ये वाला पार्ट आप लोगों ने समझा, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से p अल्फा इज इक्वल टू 0, इसका क्या मतलब हुआ? हेलो, सर ये स्क्रीन पे कुछ, हाँ स्क्रीन चली गई फिर से? नहीं स्क्रीन है बट कुछ लिखा नहीं है आपने। नहीं, वो मॉडल अजम्पशन दिख रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ मॉडल अजम्पशंस के बारे, मतलब वो साइड में देखिए कुछ लिखा है, राइट साइड, समेशन आई इज इक्वल टू 1 से p अल्फा आई दिख रहा है। यस सर, वो इक्वल टू 0 है। हाँ, इसका क्या मतलब हुआ, इसका देखिए, इसका मतलब ये हुआ कि टोटल इफेक्ट बाय द ऑल द ट्रीटमेंट्स ऑन द रिस्पांस इज इक्वल टू 0, ये हम एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, ये हमारा अजम्पशन रहेगा। ठीक, मतलब सर, अगर इस मॉडल को अगर हमें स्टडी करना है तो ये हम मान के चलेंगे, सपोज करके चलेंगे, एज्यूम करके चलेंगे कि हमारा जो टोटल इफेक्ट है ड्यू टू ट्रीटमेंट्स, उसका जो समेशन होगा वो होगा 0। ठीक, और दूसरा अजम्पशन में ये मानेंगे कि जो हमारा रैंडम, जो हमारा एरर है वो कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करेगा विथ मीन 0 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा। ठीक है, अच्छा देखो, जैसे बहुत सारे एरर है ना, अपसाइलन अपसाइलन i1 1 1 2, ये सारे क्या है, एरर की वैल्यूज हैं। तो सारे एरर क्या है, ये आईआईडी है, मतलब आइडेंटिकल है और इंडिपेंडेंट है, मतलब सारे एरर्स इंडिपेंडेंट भी है और आइडेंटिकल मींस सेम डिस्ट्रीब्यूशन से आए हुए हैं। सेम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से, वो भी मीन 0, और सभी का जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो कितना है, वो सिग्मा है। आईआईडी का मतलब समझते हैं ना आप लोग, पॉपुलेशन सेम हो और सारे क्या हो, इंडिपेंडेंट हो। सारे इंडिपेंडेंट हो इसका मतलब क्या, कि देयर इज नो कोरिलेशन बिटवीन टू एरर्स, मींस एप्सिलॉन आई जे एंड आई के, ये 2 एरर्स हो गए, इनके बीच कोई भी कोरिलेशन नहीं होगा। ठीक है, अगर ये, जैसे क्या होता है कि जब ये जो हमारे अजम्पशंस हैं बच्चों, जब ये वायलेट करते हैं ना, तो हमारा जो ये मॉडल है वो रिजल्ट जो है बड़ा, मतलब अजीबो, मतलब उसका जो आता है रिजल्ट, उसमें काफी वेरिएबिलिटी, उसको वो वैलिड नहीं रहता, रिलेवेंस नहीं रहता, वेरिएंस बहुत बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब मतलब एजम्पशंस वायलेट होते हैं तो
उनके लिए भी एक टेक्निक है, लेकिन वो शायद आपके सिलेबस में अगर होगा तो मैं पढ़ाऊंगा उसे, ठीक है। सर ये अल्फा है। सर ओके ओके, आप पूछ लो पहले। सर ये अल्फा है 0 होगा, मतलब इफेक्ट निगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा क्या, मतलब? हाँ, यस यस, जैसे ये तो उस केस में होगा, जनरल मीन इफेक्ट में, ठीक है। और वही सेम कंसेप्ट इसमें भी है कि नेगेटिव पॉजिटिव जीरो होगा नहीं, समझ रही हैं आप। ये जीरो होता नहीं है, लेकिन हम लोग एज्यूम करके चल रहे हैं कि मान लीजिए जीरो होगा, ठीक है। सर मेरा क्वेश्चन ये था, जैसे हम फील्ड में डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स यूज कर रहे हैं, हाँ, तो यस, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स को हम ट्रीटमेंट लेके चल रहे हैं, हाँ हाँ तो समेशन एल्फाई मतलब डिफरेंट डिफरेंट फर्टिलाइजर्स का जो इफेक्ट होगा हमारी क्रॉप यील्ड पे वो जीरो हाँ, होगा। वो जीरो होगा। जैसे ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूं, ये हमारा अजम्पशन है। जैसे जरूरी नहीं है कि टोटल इफेक्ट जीरो ही हो, समझ रही हैं आप। जैसे यस इन रियल लाइफ टोटल इफेक्ट जीरो नहीं होता, ठीक। या लेकिन लेकिन जो है ये देखा गया है कभी कभी जीरो हो जाता है, तो हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि जीरो हो गया, ठीक। ओके, सर मतलब ये इसका अजम्पशन एक्सप्रेशन है, ये लिख ट्रू हो भी दीजिए। सकता है नहीं भी, हाँ, अगर हम ये रियल नहीं है। जैसे ये कभी कभी जीरो भी हो सकता है और कभी कभी नहीं भी होता है, तो हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारा जीरो ही है, फॉर सिंप्लीफिकेशन ऑफ द एनालिसिस, ठीक है। ओके सर। फॉर सिंप्लीफाई द एनालिसिस हम ये क्या करेंगे, कुछ अजम्पशन इसीलिए माना जाता है ताकि हम मॉडल को अच्छे से एनालाइज कर सकें और रिजल्ट निकाल सकें, ठीक। ठीक है सर, अल्फा आएगा, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन देखिए, बता दीजिए। ये आप लोग ये जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ना, आप लोगों के एग्जाम में कभी कभी क्या होगा कि दे देगा समेशन आई इक्वल टू 1 से पी अल्फा इज इक्वल टू कुछ वैल्यू दे देगी, ठीक है। जैसे जीरो हम्म की जगह क्या दे देगा, सी दे देगा। हम्म समझ पा रहे हैं आप लोग, सी एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा, लेकिन उससे आपको घबराना नहीं है, ठीक है ना। देखो, जो जीरो है वो भी कांस्टेंट है, एक पर्टिकुलर वैल्यू दे देगा वो भी कांस्टेंट है कि नहीं। टोटल इफेक्ट्स अगर कांस्टेंट है तो आप तो आराम से आप मॉडल का एनालिसिस कर लेंगे। जैसे आप लोगों के CSIR के जो 4th यूनिट्स है उसके, उसमें जब आपके डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट से जो क्वेश्चन बनाया जाएगा, वो थोड़ा सा उसमें क्या करेंगे, वो एग्जामिनर जो पेपर बनाने वाले होते हैं वो क्या करेंगे, उसमें रिसर्च करते रहते हैं कि हम कहाँ से क्वेश्चन ऐसा बना दें कि हमारा क्वेश्चन बिल्कुल न्यू हो जाए, ताकि अभी तक अच्छा से इसमें क्वेश्चंस रिपीट नहीं होता CSIR में, है ना। कभी कभी एक दो क्वेश्चन रिपीट हो जाते होंगे, लेकिन इसमें रिपीट नहीं होता। तो अभी पढ़ते पढ़ते आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि एक्चुअली चल क्या रहा है इसमें डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में। अब इसमें जो दूसरा अजम्पशन है वो हमारा क्या है, अब साइलेंट आई जे वो सर फॉलो कर रहा है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सर यहाँ पे ठीक जो है। सिग्मा आई जे एप्सिलॉन आई जे नॉर्मल फॉलो करता है जीरो एंड सिग्मा स्क्वायर, तो सिग्मा स्क्वायर यहाँ पे नोन है या अननोन है? अननोन है, ठीक है। ये पॉपुलेशन वैल्यू है ना, पॉपुलेशन पैरामीटर है ये। देखो, जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है ये है हमारा पॉपुलेशन, ठीक। तो पॉपुलेशन जो वैल्यूज होगा वो हमेशा अननोन होगा, है कि नहीं। लेकिन हमेशा अननोन होगा और कांस्टेंट होगा, ठीक। अगर देखो ये अजम्पशन है, यही तो मेन अजम्पशन है। एक्चुअली आप लोगों को इसी में फोकस करना है। जैसे इसी में मैं अगर चेंज कर दूं, जैसे सिग्मा स्क्वायर की जगह बच्चों अगर मैं सिग्मा आई जे लिख दूं, सिग्मा आई जे, है ना, सिग्मा आई जे स्क्वायर लिख दूं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका मतलब ये हो जाएगा कि अब ये आइडेंटिकल नहीं रहा। समझ पा रहे हो। हाँ सर, वेरिएंस उसका वेरी करेगा फॉर आई एन वेरिएंस, फॉर सभी ए। एरर्स की वेरिएंस अगर वेरी करेगा तो अब ये आइडेंटिकल ही नहीं रहा, ठीक है। और मीन जो हमारा है वो जीरो रहना चाहिए, ठीक है कि नहीं। मीन हमारा क्या रहना चाहिए, जीरो रहना चाहिए। ये एक एक चीज इसमें आप लोग बिल्कुल अच्छे से याद करके चलेंगे, ताकि
बाद में कभी कभी एग्जाम मतलब क्वेश्चंस बड़ा इजी दे देता है, लेकिन यही छोटी छोटी चीजें हमें याद नहीं रहती एग्जाम में, तो हम लोग जो है ऑप्शन को गलत टिक करके चले आते, जबकि क्वेश्चन बहुत इजी था। बस इन्हीं छोटे छोटे पॉइंट्स हमें याद नहीं रहते उस टाइम। ठीक, अब आगे चलते हैं। सर हाँ एक हाँ, और क्वेश्चन। आपने बताया कि जैसे अभी तुरंत आपने बताया था कि जब मीन सिग्मा नोन रहेगा, अननोन रहेगा तो जेड टेस्ट और टी टेस्ट यूज करते हैं। बट अगर मोर देन 1 मीन या 2 मीन से ज्यादा अगर चेक करना हो तो हाँ अनोवा यस, लगाएंगे। तो अनोवा के केस में भी सर सिग्मा नोन एंड अननोन वाला केसेस होता होगा? बिल्कुल होता है। इसमें भी तो सर इसमें भी नोन और अननोन होता है, इसमें भी नोन अननोन होता है। अगर अगर हमारा अननोन है, ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा अननोन है, तो देखिए इसमें क्या है ना कि आप लोगों ने सुना होगा, एफ जो टेस्ट होता है वो उसका फार्मूला क्या होता है, वो होता है काई स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, मतलब मान लीजिए काई 1 स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम अपॉन काई 2 स्क्वायर अपॉन डिग्री ऑफ फ्रीडम, उसका है ना, सुना होगा, फार्मूला यही होता है। और एक फार्मूला ये भी होता है मीन सम ऑफ स्क्वायर अपॉन, मतलब किसी एक पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से जो सम ऑफ स्क्वायर है वो अपॉन दूसरे वाले फैक्टर की वजह से जो भी वेरिएशन है। तो रेशियो ऑफ मीन सम ऑफ स्क्वायर को हम लोग क्या बोलते हैं, एफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं, ठीक है। क्योंकि उसका जो होता है ना सम ऑफ स्क्वायर जो हमारा होता है, देखो अगर आप लोग एक बात ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आइडेंटिकल नहीं रहा, समझ पा रहे हो, अगर ये आइडेंटिकल नहीं रहा तो जो हमारा रेशियो है बच्चों, एफ स्टैटिस्टिक्स में जो रेशियो निकलता है वेरिएंस अपॉन, आप जैसे जो सम ऑफ स्क्वायर, काई स्क्वायर क्या होता है आप लोग जानते हैं, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट जो होता है उसका स्क्वायर फॉर्म को क्या बोलते हैं हम लोग, काई स्क्वायर, है ना। काई स्क्वायर की वैल्यू आप लोग जानते हैं ना। यस सर। हाँ, तो काई स्क्वायर का मतलब होता है वेरिएंट स्क्वायर फॉर्म ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट। अच्छा, स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट कब निकलता है, जब हमें म्यू पता हो और वेरिएंस पता हो, है ना, स्टैंडर्ड डेविएशन पॉपुलेशन का। तो क्या करेंगे उसमें जैसे मान लीजिए हमारा एक वेरिएबल है x1, तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, देखो यहाँ पे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेम है सभी के लिए, तो x1 माइनस म्यू अपॉन सिग्मा ये हमारा स्टैंडर्ड नॉर्मल बन गया, इसी को स्क्वायर कर देंगे तो ये हमारा बन गया काई 1 स्क्वायर मान लो, ठीक है। और मान लो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम कितनी है, n1 है, मतलब समेशन हमने कर दिया वहां पे, तो n1 डिग्री ऑफ फ्रीडम है, तो हमारा काई 1 स्क्वायर अपॉन n1 और अपॉन काई 2 स्क्वायर अपॉन n2। अच्छा, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, तो इसमें जो हमारा दिख रहा है सिग्मा, ये अगर सेम ना रहा, है ना, अगर ये सेम ना रहा तो हमारा, अब जानते हैं एफ स्टैटिस्टिक्स जो हम अभी तक यूज कर पा रहे हैं, तो अब वहां एफ स्टैटिस्टिक्स जो सिंपल फॉर्म होता है एफ स्टैटिस्टिक्स का, वो यूज नहीं होगा, वो दूसरा फॉर्म यूज होगा, उसको हम लोग बोलते हैं आप लोगों ने सुना होगा, आप लोगों ने मल्टीवेरिएट पढ़ा है। हाँ सर। अगर मल्टीवेरिएट पढ़ा होगा तो उसमें आप लोगों ने देखा होगा कि एक हमको टर्म मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक्चुअली जब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन अगर डिफरेंट हो गया तो अब यहाँ पे हमको एफ स्टैटिस्टिक्स की वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। एफ स्टैटिस्टिक्स का एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, उसमें उसको हम लोग कॉम्प्लेक्स एफ स्टैटिस्टिक्स बोलते हैं या ऐसा कुछ बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा है, मैं आप लोगों को बता दूंगा, बस आप लोग इतना समझिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा, उसका भी एक अलग डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे वेरिएंस चेंज हो गई ना, वेरिएंस अगर वेरिएबल हो गया, या इसको सिंपली अगर हम लोग ऐसे बोलें कि एरर अलग अलग डिस्ट्रीब्यूशन से आ रहा है, तब हम एफ टेस्ट एनोवा यूज होगा, लेकिन ये हमारा क्या हो जाएगा, जो हमारा एफ वैल्यू आएगी वो एफ वैल्यू नहीं आएगी, उसकी जगह एक दूसरी एफ वैल्यू होती है, उसको हम लोग
शायद मिक्सचर एफ एफ डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं या कॉम्प्लेक्स बोलते हैं, ऐसे कुछ बोलते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतना मैं बता दूं कि अगर ये चेंज हो गया, वेरिएबिलिटी सभी की वेरिएबल अगर चेंज हो गई, तो जो अभी तक हमारा एफ टेस्ट यूज हो रहा था, वो ना यूज, नॉर्मल वाला एफ टेस्ट यूज ना हो करके वो कॉम्प्लेक्स वाला यूज होने लगेगा। ठीक है। ओके सर। और आप लोगों के एग्जाम में ऐसे इसी तरीके से घुमा घुमा के क्वेश्चन पूछते हैं ताकि आप लोग कंफ्यूज हो जाओ। मैं आप लोगों को नेक्स्ट वाले लेक्चर में बता दूंगा कि उन डिस्ट्रीब्यूशन को क्या बोलते हैं, अभी याद नहीं आ रहा। ठीक, अच्छा अब देखिए टेबल इसका बना है, एनोवा टेबल। रियल एनालिसिस की क्लास है। कितने बजे से है? सर वैसे तो 9 बजे से थी। अच्छा 9 बजे से है। यस सर, नाउ इट्स 9:30। अच्छा ओके ओके, तो अच्छा ये टेबल समझ लीजिए। तो अच्छा चलिए, अच्छा जाने दीजिए, सीआरटी में फिर से नेक्स्ट लेक्चर में बता दूंगा। अभी आप लोग केवल प्रिंसिपल, आप लोग सभी लोग लिख लीजिए। वो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में जो उसके टर्मिनोलॉजीज हैं, नोटेशंस है, वो आप लोगों को तैयार करना है। और दूसरा क्या तैयार करना है? प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन। ठीक है, और बाकी 3 मॉडल है इसमें, 3 डिजाइन है, एक सीआरडी है और दूसरा है रेंडमाइज्ड ब्लॉक डिजाइन है, आरबीडी, और तीसरा वाला पार्ट है लोकल कंट्रोल डिजाइन ऑफ, उसको बोलते हैं एलसीडी बोलते हैं उसे, एलसीडी। पहला सीआरडी, ठीक है। हाँ, लैटिन स्क्वायर डिजाइन बोलते हैं ना, लैटिन स्क्वायर डिजाइन, एलएसडी। तीसरा हमारा एलएसडी है, दूसरा आरबीडी, और पहला हमारा क्या है? सीआरडी। ठीक है, ये 3 डिजाइन आपको पढ़ना है। फिर उसके बाद जो है मैं आप लोगों को डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में उसमें कुछ और आगे है, कुछ इसके एक्सटेंशन है, वो पढ़ाऊंगा। और फिर आपको पढ़ाऊंगा फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट पढ़ाऊंगा, फिर उसमें भी अलग अलग डिजाइन है वो पढ़ाऊंगा। और थोड़ा सा एक और डिजाइन होता है थोड़ा, वो फैक्टोरियल पढ़ने के बाद समझ में आता है, स्प्लिट प्लॉट, ये सब आप लोग जानते होंगे, स्ट्रिप प्लॉट, ये पढ़ाएंगे। उसके बाद इसमें आपका सिलेबस जो है खत्म हो जाएगा। लेकिन यही बड़ा, इसमें ही बहुत सारे मॉडल्स आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ठीक है, तो आपसे जो मुलाकात होगी, नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तो आप लोग ये 2 चीजें पढ़ लेना, टर्मिनोलॉजीज पढ़ लेना और दूसरा डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन पढ़ लेना। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आप लोगों को ये तीनों डिजाइन पढ़ा दूंगा और फिर उसके बाद उसके एडवांटेज कुछ एक एग्जांपल भी करवा देंगे ताकि क्लियर हो जाए बिल्कुल, और विद हाइपोथेसिस। मैंने जो ये पीपीटी बनाया था ये 3 डिजाइन के लिए ही बनाया था। और ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में ये हमें पूरा टारगेट बना के चलना है कि तीनों डिजाइन पढ़ना है। ठीक है सर, 1 ही घंटे की लेक्चर में कैसे होगा? हो जाएगा, कल मैं कर दूंगा। ठीक है, अभी तो स्टार्ट है, पहले मुझे थोड़ा सा मतलब वो भी बताना था, इसका इंट्रोडक्शन देना था, और इसीलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। तो नेक्स्ट वाले लेक्चर में आप लोग बहुत जल्दी जल्दी कैच करेंगे, अगर उसकी टर्मिनोलॉजीज अगर आप लोगों को याद हैं और प्रिंसिपल्स भी याद हैं तो बड़े आसानी से, और खास करके इन पे गौर कीजिएगा, टर्मिनोलॉजी आपको याद रहनी चाहिए। ठीक है, प्रिंसिपल में केवल 3 ही प्रिंसिपल हैं, वो अपने आप याद हो जाएगा। बार बार मैं बोलूंगा, जैसे एक्सपेरिमेंटल मटेरियल बोल दिया, कभी कभी एक्सपेरिमेंटल फील्ड बोला, कभी एक्सपेरिमेंटल यूनिट बोला, कभी ब्लॉक बोला, कभी लोकल कंट्रोल बोला। तो जब ये मैं वर्ड यूज करूंगा आने वाले लेक्चर में, तो आपको तुरंत समझ जाना है कि मेरे कहने का मतलब क्या है। ठीक है, यस सर। ये पीपीटी शेयर करना है आपको? यस सर। ठीक, यस यस सर। ठीक। आप लोग कितने लोग हो एक बैच में? सर,
सर नहीं पता क्योंकि मिक्स है आई थिंक, गेट के भी सर ऑलमोस्ट 9-10। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक। तो आप लोग मीटिंग जो है लीव कर सकते हैं, ठीक है। सर सैम्पलिंग भी आप पढ़ाएंगे? हाँ, जितने टॉपिक्स हैं इसमें हम लोग सारे कवर करेंगे, ठीक है। मतलब नेट के सारे टॉपिक्स आप ही पढ़ाएंगे क्या अब से? हाँ हाँ, सारे टॉपिक्स मैं ही पढ़ाऊंगा, स्टैटिस्टिक्स के जितने भी टॉपिक रहेंगे वो मैं ही पढ़ाऊंगा, ठीक। सर अगर कोई पिछले टॉपिक्स का डाउट होगा तो? हाँ हाँ बिल्कुल, आप पूछ सकते हैं। आपको जो भी डाउट होगा हमसे पूछ सकते हैं, ठीक है। सर आप डिजिटल बोर्ड पे लेक्चर ले पाएंगे? हाँ हाँ, डिजिटल बोर्ड तो मेरे पास नहीं है, मेरे पास पेन टैब है, मैं उस पे आप लोगों को बता दूंगा लिख के ना। ओके सर। हम्म। सर एक रिक्वेस्ट था सर, हाँ थोड़ा फास्ट कीजिएगा ना कवर, क्योंकि टाइम थोड़ा बहुत कम है। ठीक है ठीक है। मैं आज पहला दिन था, थोड़ा सा मुझे पहले दिन थोड़ा सा क्या होता है ना, तो एक थोड़ा बनाना पड़ता है, बैकग्राउंड बनाना पड़ता है ताकि आप लोग तैयार हो जाएं अच्छे से। अब देखिए आप लोगों को समझ सर में आ गया। आज अब का देखिए लेक्चर सही था सर। आप लोगों को समझ में आ गया डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट ना। अब देखिए 2-3 दिन में आपका 2-3 लेक्चर में पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा डिजाइन नहीं ऑफ सर इतना एक्सपेरिमेंट। भी फास्ट मत लीजिए, मतलब कुछ समझ नहीं आया ऐसे कुछ। आएगा, समझ में आएगा, आप लोग खुद ही कैच करते चले जाओगे। इसमें पूरे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट में कुछ भी नहीं है, केवल दो चीजें हैं। एक तो है जो टर्मिनोलॉजीज है, दूसरा जो है वो क्या है, वो हमारा है प्रिंसिपल्स है। और एक और चीज है, एक है मॉडल और चौथा है एनोवा। ये दो चीजें, चार चीजें हैं। ये चार चीजें अगर आपको पता है तो हर एक मॉडल आपके दिमाग में रहेगा, एकदम फिट रहेगा, ठीक है। मैं जब भी आपसे पूछूंगा चलो बताओ ये वाला मॉडल बताओ कैसे लिखा जाएगा, तो आप लोग तुरंत बता दोगे सर वाई आई जे के ये म्यू इक्वल टू अल्फा आई बीटा जे सम एरर बता दोगे। और मैं आपसे अजम्पशन पूछूंगा, आप लोग पैरामीटर देख के ही अजम्पशन भी बता देंगे जल्दी जल्दी, ठीक है। ये डिफिकल्ट नहीं है, बस केवल जो है थोड़ा सा इसको लेंदी बना दिया गया है। बाकी एक अगर थोड़ा सा याद हो गया कंसेप्ट इसका, अपने आप सारे डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट आप खुद ही अपने आप लिख दोगे पूरी किताब, ठीक है। ईयर वाइज पीवाई क्यू लेंगे क्या? हाँ, सारे क्वेश्चंस जो है, जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, जैसे उसी में से मैं देखूंगा कि जो क्वेश्चन आप लोग लगा लोगे वो नहीं, जो डिफिकल्ट रहेगा उसको मैं ले लूंगा, ठीक सर है। वो सारे डिफिकल्टी लगते हैं नेट के। अच्छा ठीक है, मैं उसको करवा दूंगा, है ना। सर क्योंकि क्या होता है कि आधे ऑप्शंस आते हैं, आधे ऑप्शन समझ नहीं आते, नहीं, इसलिए। जो मैं बताऊंगा वो आपके सारे जो ऑप्शंस होंगे उसमें सभी को एक्सप्लेन अच्छे से करूंगा, जिससे जो जो गलत होगा वो मैं आपको बताऊंगा कि ये क्यों गलत है, ठीक है। और जो सही होगा वो मैं आपको इस बताऊंगा कि ये सही क्यों है। सारे ऑप्शंस पे मैं डिस्कशन करूंगा। मैं ऐसे नहीं पढ़ाऊंगा कि ये वाला सही है बस इसी पे रुक जाओ, ऐसे नहीं, क्योंकि मतलब एग्जामिनेशन ये में। कहना था कि सारे क्वेश्चंस लीजिए नेट हाँ के। ठीक है, मैं सारे क्वेश्चन आप लोगों को पढ़ा दूंगा। कितने साल तक की चाहिए आपको, 10 साल, 5 साल, 6 साल? सर अभी फिफ्थ तक जितने होंगे उतने, फिफ्थ में एग्जाम अच्छा, है ना। एग्जाम कब है आप लोगों का? 16 से। 16 16 से। क्या? सर 16 फेब से स्टार्ट है आई थिंक, 25-26 के आसपास मिलेगा फरवरी में। अच्छा अच्छा, 16 फरवरी से स्टार्ट है। यस सर। ठीक है, तो मैं आप लोगों को अभी तो हमारे पास कितना वक्त है, अभी एक ही महीना दिसंबर, पड़ेगा। पूरा 1 महीना ये है, 15 दिन वो। अरे 1 महीने में आपका खत्म हो जाएगा जी। सर थियोरेटिकल पोर्शन अगर थोड़ा मतलब अच्छे से थोड़ा जल्दी में हो जाएगा तो क्वेश्चन प्रैक्टिस पे हाँ देखिए डिस्कशन पे बात यह टाइम है, बचेगा। थ्योरेटिकल जो पोर्शन है बच्चों, वो पढ़ना ज्यादा जरूरी है ना। जब तक हाँ वो सर। समझ, एक थ्योरी अगर समझ में आ गई उससे आप लोग हजारों क्वेश्चन लगा सकते हो ना। एक हाँ क्वेश्चन सर। एक क्वेश्चन लगा के आप लोग नहीं समझ पाओगे। थ्योरी जितना देखो, बहुत बेसिक मैं पढ़ाऊंगा, जैसे मेरा जो पढ़ाने का स्टाइल है बिल्कुल बेसिक है, एकदम ग्राउंडेड, ठीक है। मतलब मैं ऐसे पढ़ाऊंगा जैसे आप लोग बच्चे हो, अभी कुछ भी नहीं जानते, ठीक। सर ये थ्योरी के बाद मैथमेटिकल एक्सप्रेशन प्रूफ होते हैं वो, आप नोट्स भेजेंगे या पढ़ेंगे?
मैं सोच रहा हूँ आप लोगों को पढ़ा दूं और नोट्स अच्छे से भेज दूंगा। आप लोगों को जहाँ कंफ्यूजन होगा ना, वो आप लोग बारी बारी से मतलब आप एक ग्रुप बने, एक ग्रुप मेरा बन जाएगा, अभी सर बना देंगे, ठीक है। तो जिसको जहाँ कंफ्यूजन होगा वो ग्रुप में हमसे पूछेगा, मैं उसको अच्छे से लिख के बता दूंगा, ठीक है। ठीक है सर। कहीं पे कहीं पे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है स्टैटिस्टिक्स वाले पोर्शन में, ठीक। ठीक है सर, अभी जैसे कि अच्छा, कुछ डिबेट अभी तक आप लोगों ने क्या क्या पढ़ा है स्टैट्स वाले में? मल्टीवेरिएट रिग्रेशन अच्छा, और मल्टीवेरिएट और रिग्रेशन, और अभी मल्टीवेरिएट कंप्लीट नहीं हुआ, बस विसार्ड तक पढ़े हैं सर। अरे सॉरी, अच्छा, होटलिंग विशार्ड तक। विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन तक। अभी जो डेटा रिडक्शन है, प्रिंसिपल कंपोनेंट, कैनोनिकल वगैरह ये सब बचा हुआ है। अच्छा, तो देखिए बात ये है ना, आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बस वही पढ़ाया जाएगा ना बच्चों। उससे ज्यादा पढ़ने से कोई मतलब तो है नहीं, टाइम भी नहीं है आपके पास। तो मैं सिलेबस में है, बट सिलेबस तो है अच्छा, ही। सिलेबस आपके सिलेबस में है, पीसीए है? जी जी जी। ठीक है, अगर पीसीए पीसीए है। है तो वो भी पढ़ा दिया जाएगा। आपके हम्म। सिलेबस में जो जो चीजें हैं सब पढ़ा दी जाएंगी, ठीक है। हाँ, और वो सर मतलब जो ने बोला फिर बाद में कराएंगे, अभी बस विसार्ड सॉरी होटलिंग तक कराए हैं। ठीक है, तो सर का जो है अगर पढ़ाएंगे तो सर पढ़ा देंगे, और अगर नहीं सर पढ़ाएंगे तो नहीं, मैं। आपको ही करना होगा, अब सर काम बिजी है शायद। हाँ तो ठीक है, मैं पढ़ा दूंगा, ठीक है। जो जो भी टॉपिक छूटा है, देखो स्टैट्स का जो भी टॉपिक छूटा है, जो कुछ भी करना है क्वेश्चंस मैं करा दूंगा, सारे करा दूंगा, ठीक। आप लोगों को स्टैट्स वाले में घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं अभी अभी ताजा ताजा स्टैट्स में पीएचडी करके आ रहा हूं, तो मुझे स्टैट्स में जितने भी टॉपिक्स हैं सारे बड़े अच्छे से क्लियर हैं। और मैं ऑलरेडी, आप लोगों ने सुना है आईएसएस वगैरह सुना होगा। हम्म मैं आईएसएस के बच्चों को भी तैयारी करा करा चुका हूँ दो यस सर, साल इसी। अच्छा अच्छा। और जो है मैं डिप्स एकेडमी दिल्ली में है, आप लोगों को पता होगा, मैं अब सर वहां जो भी। डाउट रहेगा आपसे पूछ सकते हैं आईएसएस के रिगार्डिंग पेपर 3 हाँ, 4 में। पूछ, वो ग्रुप बनेगा उसी पे पूछ लेना आप लोग। अभी अभी तो अच्छा आप अच्छा। फिलहाल इस पे फोकस कीजिए, सीएसआईआर पे, ठीक है। सर, नहीं ये सर, नहीं चाह रहा। मल्टीवेरिएट के बहुत सारे क्वेश्चंस आईएसएस के मतलब डाउट में हाँ, है। आप लोग कोई भी हमसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। चाहे आईएसएस का हो चाहे उस पे हो, मैं आप लोगों को सब बता दूंगा, चाहे ठीक। आरबीआई ग्रेड बी का कुछ भी हो सर ना। हाँ, उसका अगर आप लोग कहोगे तो उसका अभी तक जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है मैं पूरा सोल्यूशन अभी भेज देता हूँ, आप लोग देख लो। सर, पेपर ओके 3 सर, और 4 बहुत का अच्छा। सॉल्यूशन है आपके पास? मेरे पास सभी के सोल्यूशन है, ठीक है, मैं भेज दूंगा। एक ग्रुप ओके। एक ग्रुप बना लेना, उस पे मैं भेज दूंगा, ठीक है। ओके सर। अच्छा, तो आरबीआई सर, का एग्जाम कब है? कौन सा सर? जो आने वाला आरबीआई का एग्जाम होगा। आरबीआई तो अभी डेट अभी डिसाइडेड नहीं है ना, अभी तो सर, अच्छा आरबीआई का। आरबीआई का तो मोस्टली जुलाई अगस्त में होता है ना? अच्छा, जुलाई अगस्त में होता है, अभी तो बहुत टाइम है जी। ठीक जी, है, और वो अभी तो आईएसएस है जून है में। जून में सर। तो ठीक है, अच्छे से आप लोग तैयारी करो। जो आईएसएस में जाना चाहता है वो आईएसएस की तैयारी करे अच्छे से, और जो पीएचडी वगैरह करना चाहता है वो सीएसआईआर की तैयारी करे, ठीक है। यस सर। और अच्छे से एकदम खूब तो तैयारी आपका करो। आपका और कोई भी जो, कोचिंग है क्या देखो आईएसएस का? और देखो और भी जो बच्चे आपको मिले हैं पढ़ने वाले, जिनको स्टैट्स पढ़ना है अच्छे से पूरा, वो जोड़ो, ठीक है। मैं सबको, जितने लोग जुड़ोगे स्टैट्स में आप लोगों को बहुत अच्छे से पढ़ा दूंगा, एक टॉपिक एकदम कॉन्सेप्ट के साथ, एकदम आराम से, और सारे क्वेश्चंस भी बता दूंगा, चाहे जितना डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, ठीक है। आईएसएस वाले कितना डिफिकल्ट बनाएंगे यार। नहीं सर, आईएसएस वाले कहाँ बनाएंगे इतना डिफिकल्ट। आरबीआई वाले थोड़ा सा चैलेंजिंग हाँ। क्वेश्चन देते हैं, उनका क्वेश्चन करने में मजा आता है, ठीक। यस सर। हम्म। बट आईएसएस वाले अब थोड़ा सा 1 2 साल से पेपर अच्छा बनाने लगे हैं। हाँ, अब थोड़ा आरबीआई की तो क्वेश्चन पेपर अवेलेबल ही नहीं है। क्वालिटी बढ़ गई है आईएएस वालों की। वो एक्चुअली वो आईएएस वालों का देख रहे हैं ना, थोड़ा उसी के पैटर्न में ये लोग भी अपना बढ़ाते जा सर रहे हैं स्टैंडर्ड। इसके बाद सर सैम्पलिंग करा दीजिएगा डीप में एकदम अच्छे से। एडवांस टॉपिक सैम्पलिंग, जो है सैम्पलिंग। ठीक है, सैम्पलिंग पढ़ा देंगे। यस सर। इसके अच्छा, आप लोगों ने रिग्रेशन पढ़ लिया है ना, तो अगर आप लोगों ने रिग्रेशन पढ़ लिया है ना, तो डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, अभी जब ये 3 डिजाइन पढ़ाएंगे, तो उसके बाद आप लोगों को बड़े बहुत अच्छे से समझ में आएगा डिजाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट, अगर रिग्रेशन पढ़ा होगा तो।
हाँ सर, रिग्रेशन बेसिक किया है। तो ये बहुत अच्छे से समझ में आएगा। सर वो रिग्रेशन का कुछ एडवांस टॉपिक है, थोड़ा कम समझ में आता है, जैसे साइमल्टेनियस मॉडल, ये सब वो सब बता दिए सर। साइमल्टेनियस मॉडल आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है? ISS में आता है सर, अच्छा, ये रिलेशन बहुत ज्यादा कॉर्पोरेट पूछता है। मेथड वगैरह। तो वो आप अलग से पूछ लेना, अभी इसमें तो नहीं पूछता शायद CS में। यस सर, हाँ अलग से ही, ठीक है आप सर। अलग से पूछ लेना। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलिए, अच्छा, बाय, गुड नाइट। सर ISS का आप कोई बैच चलाते हैं क्या? मैं अभी भी मैं पढ़ाता था, अदर इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, ठीक है। तो अभी मैं PhD करके खाली हुआ था, तो थोड़ा सोचा कि रिलैक्स कर लें 6-7 महीने। तो मुझे जो है, ये जो जहाँ पे आप लोग कोचिंग कर रहे हैं, MS मैथ स्टैट्स, मैथ संतोष सर की स्टैट्स, कोचिंग है, तो चलिए सर, 6-7 महीने में हम लोग का कल्याण हो जाएगा। तो संतोष सर से, एक्चुअली संतोष सर हमारे सीनियर हैं, सीनियर क्या मतलब कह सकते हैं, क्लासमेट टाइप से। हम दोनों साथ में शायद, मेरी PhD 2023 में हुई है, सर की भी शायद 2023 में ही हुई है। IIT खड़गपुर से उन्होंने PhD की, और मेरी जो PhD हुई है वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से हुई है। तो ऐसे ही मतलब जान पहचान हो गई। तो सर सर आपकी आपका रिसर्च PhD एरिया कौन से टॉपिक पे है? मेरा जो रिसर्च एरिया है वो है बेसियन इन्फरेंस पे। ओके। इसलिए बहुत मेरा सही है जो सर। मेरा जो डेरिवेशन जो वाला हिस्सा है वो काफी स्ट्रांग है, ठीक है। तो इसीलिए मुझे सारी चीजें मतलब सैम्पलिंग में चाहे जितना डिफिकल्ट डेरिवेशन हो, वो आ जाते हैं, अपने आप आ सर जाता है, ठीक। प्लीज सर, फिर करा दीजिए सैम्पलिंग जल्दी से जल्दी। ठीक है, तो जैसे आपको मैं अभी इस क्लास में, जब भी जितना भी क्लास होगा उसमें उसमें मैं आप लोगों को CSIR पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाऊंगा, ठीक है। और आप लोगों को अगर ISS का क्वेश्चन अगर पूछना हो तो आप लोग मुझसे अलग से पूछ लेना, मैं बता दूंगा। सर नहीं सर, अभी तो सैम्पलिंग भी तो है ही CSIR CSRI में, करके CSR चलिए नेट में तो। फरवरी तक हम्म, तो। क्या? सर फरवरी तक तो CSIR को ही मेन फोकस करके वही चलिए, वही उसके बाद आप मतलब हाँ। फरवरी तक हमको CSIR पे ही फोकस करना है। बाकी जो ISS का एग्जाम देना चाहते हैं, फरवरी के बाद पूछ लेना ना, कोई दिक्कत नहीं। यस सर, मैं वो कह रहा हूँ सैम्पलिंग के क्वेश्चन अच्छे अच्छे आते हैं CSR में, वो सारा सिलेबस है, अरे, मैं वही कह रहा हूँ कवर करने के लिए। CSIR में जितने भी क्वेश्चन आते हैं स्टैट्स के, सब बहुत अच्छे आते हैं। यस सर। तो वो लगाना बड़ा डिफिकल्ट नहीं होता है, लेकिन जैसे अगर आपको बेसिक एकदम स्ट्रांग है, एक्चुअली वो लोग जो क्वेश्चन पूछते हैं लगेगा बहुत एडवांस है, लेकिन रहता बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। जब बेसिक एकदम क्लियर रहेगा, एकदम बिल्कुल मजबूत, तब अपने आराम, बिल्कुल आराम से लग जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। मैं आप लोगों को लगा के दिखाऊंगा, ठीक। ओके सर, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट। सर ओके, थैंक यू सर। सर हाँ हाँ, बोलिए। सर आपने DU से PhD करा है, तो आपने गेट क्वालिफाई करके गया या CSR नेट करके? एक्चुअली मेरा जो था वो, मैंने वहां पे एंट्रेंस दिया था DU में। DU का तो अपना होता है एंट्रेंस? हाँ, अपना एंट्रेंस होता है। तो मैंने जो BSc MSc किया वो BHU से किया था, और अच्छा। मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप भी मिली, BS ग्रेजुएशन में भी और मास्टर में भी, ठीक है। अच्छा। फिर उसके बाद DU में एंट्रेंस एग्जाम हुआ PhD का, तो मैंने अप्लाई कर दिया, और उसमें केवल एक सीट थी PhD की। तो उस पे मेरा सिलेक्शन हुआ, एक सीट था तो मेरा सिलेक्शन हुआ, ठीक। एंट्रेंस भी हुआ, मेरा दूसरा रैंक आया था। फिर इंटरव्यू हुआ, 10-20 लोगों को बुलाया गया था, या 10 लोगों को। तो उन 10 लोगों में फिर मेरा सिलेक्शन हुआ एक सीट पे, ठीक है। सर DU में ऐसा तो कुछ नहीं है ना कि पहले गाइड को अप्रोच करना पड़ता है, मैंने ऐसा? तो मैंने अप्रोच नहीं किया था। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट, ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स, एंड मार्क्स ऑफ इंटरव्यू एंड रिटन एग्जामिनेशन। ओके सर। और सर तो टॉपिक मैंने चूज किया था, तो उसी के बेसिस पे जो सुपरवाइजर जो टॉपिक्स पे रिसर्च कराते हैं, तो उसके बेसिस पे मुझे सुपरवाइजर मिल गए। और PhD में मुझे इंस्पायर स्कॉलरशिप मुझे मिला हुआ था, तो इसीलिए मुझको इंस्पायर फेलोशिप भी मिला। तो उसी में मुझको JRF और SRF भी मिला, दोनों
लगातार 5 साल तक। सर इंस्पायर तो कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सही है। बट जो ऐसे जो एंट्रेंस दे के जा रहे हैं मतलब जाएँगे, तो उनके लिए क्या सीन है स्कॉलरशिप का वहाँ पे? अब जैसे अगर आप लोगों ने एंट्रेंस एग्जाम दिया ना, तो आपको अगर इंस्पायर इस फेलोशिप, अगर आप लोग इंस्पायर स्कॉलरशिप आप लोगों को नहीं मिलता, चलेंगे क्या? यहीं पे है सर। हाँ, जैसे मान लीजिए आपको इंस्पायर स्कॉलरशिप होल्डर नहीं है, तो आप लोगों को नॉन नेट फेलोशिप एक आता है जो हर यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देती है, 8 से 10,000 रुपये पर मंथ देती है। लेकिन आप लोग CSIR की तैयारी कर रहे हैं, अगर अच्छे से तैयारी आप लोग कर लिए और निकाल लिए है ना, तो यूनिवर्सिटीज फॉर्म जो निकालती है वो 2 फॉर्म निकालती है। एक ही, जैसे PhD के लिए 2 फॉर्म निकालेगी, एक निकालेगी रिटेन एग्जाम और दूसरा निकालेगी केवल इंटरव्यू। तो अगर आप नेट क्वालिफाई हैं तो आपको केवल इंटरव्यू देना है, ठीक है। नेट या JRF, जैसे नेट क्वालिफाई रहेंगे तो आपको फेलोशिप नहीं मिलेगी, समझ पा रहे हो, लेकिन आप लोग हाँ सर। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल रहेंगे, अप्लाई कर सकते हैं। जैसे गवर्नमेंट, जैसे अपने भारत में जो स्टेट गवर्नमेंट है वो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी निकालती है और उसमें जो एलिजिबिलिटी मांगती है वो नेट मांगता है, जो आप लोग क्वालिफाई करोगे। लेकिन अगर आप JRF भी क्वालिफाई कर रहे हो तो उसके साथ आप PhD करोगे और आपको फेलोशिप भी मिलेगी। और फेलोशिप अभी बढ़ी हुई है, शायद 42,000 हो गई है, पहले 25-30 हजार थी, अभी 42,000 हो गई है। फिर प्लस HRA मिलता है, और HRA वेरी करता है स्टेट टू स्टेट, सिटी टू सिटी, ठीक है। जैसी सिटी रहेगी उसी के बेसिस पे HRA मिलेगा। अब जैसे मेरा दिल्ली में था, तो दिल्ली में HRA सबसे महंगा मिलता है, मतलब मिला जुला के ओवरऑल 30% ऑफ द फेलोशिप। जैसे अगर मान लो अगर मान लो 60,000 फेलोशिप मिल रहा है, तो 30% कितना हो गया, लगभग 20 से 21,000 हो गया। तो आपको टोटल कितना बन गया, 80 से 81,000 मिलने लगेगा। तो 5 साल तक अगर आपको फेलोशिप मिलेगी और PhD करते रहेंगे, फेलोशिप मिलेगी, तो बीच में आप लोग जो है अप्लाई करते रहिए अदर यूनिवर्सिटीज में, आप लोगों का कहीं सिलेक्शन भी हो जाएगा। और तैयारी कर ही रहे हैं RBI या ISS, आपके पास मौका मिल जाएगा, घर से पैसे लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। समझ पा रहे हैं? सर रिसर्च टॉपिक तो पहले डिसाइड करना होता है ना हमें। रिसर्च देखो, आप लोग जो टॉपिक स्टैट्स में जो टॉपिक पढ़ रहे हो ना, उसमें ये देखो कि तुमको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, जो बड़े आसानी से आपको समझ में आ जा रहा है, जिसमें आपका इंटरेस्ट ज्यादा है, उसी को लेना। क्योंकि बाद में PhD करते वक्त बड़ी प्रॉब्लम होती है, थीसिस अच्छे से लिखा नहीं जाए। अगर आप अपने किसी की वजह से आपने वो टॉपिक चूज कर लिया जबकि आपका इंटरेस्ट नहीं था, तो थीसिस आप लोग अच्छे से लिख नहीं पाओ। समझ पा रहे हो? ओके सर। इंटरेस्ट जिसमें रहेगा वही लेना, ठीक है, भले ही वो उसका कैसा भी वो स्कोप हो चाहे ना हो। आप जिस पे अच्छे से PhD करोगे, आपको बड़ी आसानी से उस पे काम मिल जाएगा, बड़ी आसानी से नौकरी लग जाएगी। क्योंकि आप कहीं भी जाओगे, आपके टॉपिक से ही आपसे सवाल पूछे जाएंगे इंटरव्यू में हमेशा, ठीक है। यस सर। सर बेसियन BHU में भी तो था ना, वहाँ पे भी तो हाँ, कॉलेज में है, BHU में भी तो बेसियन था। आपने अरे मैंने तो आपने वहां, वहां से क्यों नहीं किया? मुझे वहीं से करना था, लेकिन ये DU वाला रिजल्ट सबसे पहले आ गया, ठीक है। अच्छा तो अच्छा अच्छा। मुझे लगा मैं यहाँ ले लेता हूँ, पता नहीं यहाँ हो ना हो, है कि नहीं। जी। और मेरा वो फेलोशिप वाला भी चक्कर था ना, अगर गैप हो जाता 1 साल का, अगर 1 साल का गैप हो जाता तो फिर फेलोशिप भी नहीं मिलती। ठीक है सर। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, अच्छा। ओके सर, गुड नाइट। गुड नाइट।